Good afternoon. ऑनलाइन दोस्त गुड आफ्टरनून। चलो प्यार से एक बार बोल दो फिर, राधे राधे। भगवान का नाम लेने में कैसी हिचकिचाहट, शर्म आती है? हाँ, ठंड ज़्यादा है। दुआएं कमा लो, ऊपर वाला खुश हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे। बोलेंगे प्यार से राधे राधे। हाँ, देखो भगवान का नाम ना खुद मन से आना चाहिए, किसी के कहने से कहलवाने से वो मज़ा नहीं आता। आप खुद से बोलोगे, दिल से बोलोगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। दोस्त मिस करते हो क्या आप लोग अपने? हाँ, जान वाले, ऐसी बात है क्या? बताओ ना, बात तो करो। तुम लोग सिर्फ पढ़ने आए हो। चलो, गुड इवनिंग शुभम, गुड आफ्टरनून आकाश, तनिषा, भूपेंद्र, भूपेश, आशीष, पूछ लेना हितेश, राधे राधे अनुराधा। रिवाइज किया कल का? डिड यू रिवाइज? सच्ची सच्ची बताओ। देखो, साथ के साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे, साथ के साथ नहीं चलोगे तो नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका है। एग्ज़ाम मैंने नहीं देने, एग्ज़ाम आपने देने हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जिससे थोड़ा सा आपकी जो है सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट बढ़ जाए। दो अक्षर होते हैं, एक होता है सिंसियर, एक होता है सीरियस। आप लोगों को सीरियस होके नहीं पढ़ना है, सिंसियर होके पढ़ना है, बड़ा ज़रूरी है ये चीज़। और जो चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है वो क्या, देखो दोस्त, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ही चल रहा है ना दूसरा। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आपको अलग से कुछ रिवीजन का टाइम एज सच मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू एलाबोरेट इट विथ यू, दो सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो गए हैं, उन दो सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने के लिए यू स्टिल हैव 3 months। आप साथ साथ पढ़ सकते हो। पर जैसे ही आपके इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ख़त्म होंगे ना, आपका डायरेक्टली एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको रिवीजन के लिए उतना वक्त नहीं मिलेगा जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स को साथ के साथ चला सकते हो। सो इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि साथ में आप लोग पढ़ लीजिए, साथ में आप लोग रिवाइज करिए, साथ में घर पे एक बार रीडिंग दीजिए। आप नहीं करेंगे, मेरा काम कहने का है, मेरा काम समझाने का है, आप नहीं करेंगे, प्रॉब्लम आपको रहेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगा दोस्त। मैंने एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके घर पे जाके आपको बार बार बोलूँगी, कंपेल करूँगी, मैसेजेस करूँगी, कॉल करूँगी, आज पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा भी नहीं है। मेरे लिए आप सब मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त, बच्चे, स्टूडेंट्स, आपका अच्छा चाहना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। तो हर वो कोशिश जो मैं कर पाऊँगी आपके फ्यूचर को बनाने के लिए, आई विल डू दैट फॉर यू। पर उसके आगे का काम आपका रहेगा। मैं आपको चलना सिखाऊंगी दोस्त, दौड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। पेरेंट्स बचपन में उंगली पकड़ा के आपको एक एक बेबी स्टेप्स कदम लेना सिखाते हैं, दौड़ना नहीं सिखाते हैं, वो तो आप खुद ही दौड़ते हो। हाँ, आप गिर जाओगे दौड़ते दौड़ते, चलते चलते, संभालने पकड़ने हम आ जाएंगे। पर आप कोशिश भी ना करो तो फिर फ़ायदा नहीं है। और ऐसी बातें ऑब्वियसली आप ऑन एंड ऑफ मुझसे सुनते रहोगे, पर बिना सुने आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए, आप यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हो। ऑनलाइन आपके लिए भी यही सब बातें हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो वो चीज़ सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोग साथ में पढ़ लोगे, बेहतर रहेगा। साथ में नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगा, बर्डन आपके लिए क्रिएट होगा, और फिर वो संभाले नहीं संभलेगा। सो बुक्स रीड करनी है। कल तो बहुत बेसिक्स मैंने आपको समझाए, जो मुझे तीनों चैप्टर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ में यूज़ करने हैं, मनी सप्लाई में यूज़ करने हैं। आज थोड़ा सा और चीज़ों को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी?
फटाफट से कल जो पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे मैं करवाऊंगी, आपको सिर्फ एक बार मेरी बातों को सुनना है। विद इन 5 मिनट्स कल की पूरी 2 घंटे की क्लास को जो है हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ऑल राइट, सुनेंगे फिर। सो कल की क्लास में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था? पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ दिया था वर्किंग ऑफ बैंक्स। वर्किंग ऑफ बैंक्स में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो मनी को इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे आरबीआई की होती है। व्हाट इज़ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, मनी सप्लाई बहुत कम भी अच्छा नहीं होता। सो टू स्ट्राइक अ बैलेंस हमें आरबीआई की मदद जो है वो लेनी पड़ती है। अब आरबीआई जो पैसा इशू करता है, इंजेक्ट करता है इनटू इकोनॉमी, उसको हम हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस के नाम से बोलते हैं। उसके और भी नाम होते हैं जैसे रिजर्व मनी, जैसे M0, सेंट्रल बैंक मनी, ये सारे नाम भी हमें पढ़ने हैं पर हम अलग चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होता है, इंजेक्ट होता है, यानी कि इकोनॉमी में रहने वाली जनता के पास जब ये पैसा आता है, अब वो पैसा, वो जनता, वो लोग उस पैसे को, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 1000 आया था तो पूरा का पूरा 1000 वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। जनरल पब्लिक आरबीआई के साथ डील नहीं करती है, जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करती है। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगी। सो जनरल पब्लिक के पास जब वो 1000 रुपया आया, उसने किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ, चाहे प्राइवेट है चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी कमर्शियल बैंक से वर्किंग सेम रहेगा। वो पैसा जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो कैसे कैसे डिपॉजिट हो सकता है? एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी पोस्ट ऑफिस के साथ ओपन होती है पर हम उसको बैंक्स का ही हिस्सा मानते हुए अज्यूम कर रहे हैं। सो एफडी हो, आरडी हो, और तीसरी एक चीज़ हमने और सीखी थी, कासा अकाउंट्स। कासा में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स होते हैं। कासा करंट अकाउंट खुलता है कंपनीज, फर्म्स के लिए। सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल्स ओपन करते हैं। तो ये 1000 रुपये किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ आप एफडी, आरडी, कासा के रूप में जमा करवा सकते हो। अब कोई और व्यक्ति आते हैं बैंक से लोन लेने, बैंक के पास तो 1000 रुपया पड़ा हुआ है पर क्या वो पूरा 1000 रुपये दे देगा लोन पर? नहीं दे सकता है। आरबीआई की कुछ कंडीशंस हैं। आरबीआई क्या बोलते हैं? आरबीआई कहता है कि आपको एसएलआर रखना है, आपको सीआरआर रखना है। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, वो पोर्शन है जो हम आरबीआई के साथ रखवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। ये पैसा आप अपने बैंक से यानी कि आरबीआई से आप कभी भी नहीं मांग सकते हो, ना ही ये पैसा आप उनको कहोगे कि थोड़े टाइम के लिए दे दो, लोन पर हमें आगे देना है। इस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये वाले पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। कब मिलता है ये पैसा? ओनली इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ द बैंक। जब आप फाइंड अप होंगे, आपको आप एक बैंक है, तब वो पैसा आप आरबीआई से अपना ले सकते हो, तो वो लिक्विडेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। उस टाइम पे कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पे इस्तेमाल हो जाएगा, वो हम तब देखेंगे उसका यूसेज जब लिक्विडेशन होगा ब्रांच का, बैंक जो है वो बंद होगा। उसके बाद हमने कहा था एसएलआर। एसएलआर हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमें किस फॉर्म में रखना होता है ये पैसा? कैश में, गोल्ड में, या फिर बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स एज सच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं। और एसएलआर का जो पैसा है, क्या मैं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा रख सकती हूँ? हाँ, मैं रख सकती हूँ। क्या मैं रखती भी होंगी? हाँ जी, मैं रखती हूँ। हर एक बैंक एसएलआर से ज़्यादा का पैसा अपने पास ज़रूर मेंटेन करके रखता है कॉन्टिजेंसीज के लिए। सीआरआर का पैसा जितना स्टेटेड है उतना ही हर बैंक देना पसंद करता है आरबीआई को, क्योंकि वो वाला पैसा एक तरह से अब आरबीआई के पास ही रहेगा, उसके ऊपर मेरा हक नहीं है। तो हम क्यों अननेसेसरी ज़्यादा पैसा उनको दे दे जब उसका हम इस्तेमाल ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक हम नहीं कर सकते। तो अपन जो है वो वाले पैसे को ज़्यादा रखना जो है, रिजर्व जितना हमें चाहिए उससे एक्सेस रखना हम समझदारी नहीं समझते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? एसएलआर में हमें कैश, गोल्ड और बॉन्ड्स में तो पैसा रखना है, पर आप सोच के बताओ सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को दी जाती होगी? किस फॉर्म में हम एसएलआर रखना पसंद करते हैं? बॉन्ड्स की फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके
ऊपर हमें मिलता है इंटरेस्ट, ऑल्दो इंटरेस्ट इज वेरी मिनिमम। अब ये मिनिमम हमको लग रहा है लेटस से 0.5% है, लेटस से 1% है, 2% है, अपने को लग रहा है कि 1-1.5-2% इतना से ही तो इंटरेस्ट है। पर आप ये सोचिए कि हमारी ब्रांचेस, हमारे बैंक्स करोड़ों रुपया बॉन्ड्स में डालते हैं। उन बॉन्ड्स के, उन करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स में अगर 1% इंटरेस्ट भी आ गया तो बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट होता है बैंक्स के पर्सपेक्टिव से। तो बॉन्ड्स में तो ये लोग पैसा रखते ही रखते हैं। फिर हमने क्या किया था, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एनकम्बर्ड होंगे या अनएनकम्बर्ड, हितेश आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देंगे। एनकम्बर्ड होंगे या अनएनकम्बर्ड, ये वाले बॉन्ड्स अनएनकम्बर्ड होने चाहिए, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। इन पैसों को या जो आपने बॉन्ड्स में रखे हुए हैं, इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हो। अगर आपने लोन ले लिया तो फिर SLR की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब वो बॉन्ड्स आपके पास हैं ही नहीं, उनको तो आपने किसी और को दे के पैसा उसके अगेंस्ट ले लिया, तो SLR की जो रिक्वायर्ड लिमिट थी वो भी आपने मीट जो है वो नहीं की है। तो ये वाली सिक्योरिटीज अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए। जैसे ही एनकम्बर्ड बन जाएंगी, आप SLR की लिमिट्स को पूरा नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। उस पेनल्टी का नाम भी होता है बैंक रेट, उसको बोलते हैं। आज ही की क्लास में हम उसको भी डील जो है वो करेंगे। और अपने ने क्या पढ़ा था, याद करके बताओ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दो तरह की होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी जिसको एंटी इन्फ्लेशनरी भी बोलते हैं, और एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कब लगेंगी, जब एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा। जब बोलेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, जब मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगेगी। और जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया है, तो उस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम करना है, एंटी इन्फ्लेशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनती हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़ या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI एक टूल इस्तेमाल करता है जिसको हम इंटरेस्ट रेट का नाम जो है वो देते हैं। अब मेरे दोस्त मुझे ना थोड़ा सा जनरल बताओ, यही मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था, और एक हमने ये पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करती है। अच्छा, मुझे ना ज़रा सोच कर बताओ, टाइम डिपॉजिट बता दो। टाइम डिपॉजिट्स FD होते हैं, आप सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पैसा बैंक में जमा करवा देते हो। ठीक है हरसिद्धि, अब सुनेंगे आगे। मुझे बताइएगा दोस्त, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में ना मनी सप्लाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रखा है। इस वक्त मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रखा है। अभी मैंने आपके साथ ना सिर्फ 2 टूल्स शेयर किए हैं। एक किया है मैंने CRR का, एक किया है मैंने SLR का। मैंने एग्जाम्पल में 10% और 4% लिया था, पर एक्चुअल रेट क्या होता है 3 और 18, वो मैंने आपको लिखवा दिया। आपको ये भी पता है कि अब ये रेट्स हम कहाँ से चेक करते हैं, तो वहाँ से आपको जेन्युइन रेट्स जो है वो मिलते हैं, पता चलते हैं। ठीक है मैम, अगर लोन रिपेमेंट कर दिया जाए उस बॉन्ड का और वापस हमारे पास आ जाए तो वो अनएनकम्बर्ड होगा या एनकम्बर्ड। अब जब आपके पास वापस आ गया तो फिर कैसा चार्ज, अब तो चार्ज उसके ऊपर ख़त्म हो गया है। ठीक है तनीषा, सुनिएगा, मुझे बताओ बेटा, ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, RBI कह रही है इसको कंट्रोल करूँगी, कम करूँगी। मुझे बताओ, मनी सप्लाई को कम करने के लिए CRR कम करेगी या बढ़ाएगी? सोचो, CRR कम करेगी या बढ़ाएगी? CRR को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही CRR फॉर एग्जाम्पल ये 4% था, जैसे ही ये 4 से मान लो 5% हो जाएगा, तो अब 1000 रुपये के ऊपर 40 रुपये नहीं, अब 50 रुपये आपको CRR में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप याद करो, कल की क्लास में मेरे पास बैलेंस बचा था 860 रुपये का, जो मैं लोन पर दे सकती थी। ये तो तब ना जब CRR 40 था, अब तो मैं 50 रख रही हूँ, तो 50 रखते ही ये अमाउंट 850 पे आ जाएगा, यानी कि अब लोन 850 से दिया जाएगा।
तो ये वाले सवाल आते हैं कि अगर आपको मनी सप्लाई कम करना है, ज़्यादा करना है, तो CRR और SLR के रेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा। ये हॉट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का, जहाँ से हर बार सवाल आता ही आता है, जैसे मर्जी वो घुमा फिरा के पूछे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक के चैप्टर के पीछे ये वाले सारे सवाल जो हैं वो दे रखे हैं। ऐसे ही बता पाओगे, अगर मुझे मनी सप्लाई को कम ऑलरेडी देख पा रही हूँ, मुझे इसको बढ़ाना है, तो SLR को क्या करूँ, SLR को क्या करूँ अगर मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इसको हम कम कर देंगे। क्लियर है ये बात। अब आज की क्लास में बेटा कुछ चीज़ें अब और हम आगे की समझेंगे और आगे की करने की कोशिश जो है हम करेंगे। आपने बचपन में अपने स्कूल में ना एक रेट पढ़ा होगा, कौन सा रेट, एक पढ़ा होगा रेट, रेपो रेट। क्लियर है ये बात, रेपो रेट नाम तो सुना ही होगा। अब आप हमें बताइएगा, रेपो रेट का कोई फुल फॉर्म भी होता है? रेपो रेट हमने तो हमेशा रेपो रेट ही पढ़ा है, क्या रेपो रेट का कोई फुल फॉर्म भी होता है? इस रेट को बेटा हम रीपरचेज रेट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, या वॉट एवर द केस में भी, आपने ना एक अक्षर देखे होंगे, रीपरचेज अग्रीमेंट्स। ये वही रीपरचेज रेट, रेपो रेट की हम बात करते हैं। नाउ व्हाट इज अ रेपो रेट, प्लीज़ पूरा फोकस यहाँ पे करना, ध्यान यहाँ पर देना, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स के साथ जो है वो समझा रही हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब ना होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, हम लोग ना क्या करेंगे, मेरे पास ना सोच के देखो, मुझे जो रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, यानी कि मेरे जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं, मेरे जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं ना वो 100 हैं। ठीक है, मुझे 100 रुपीज़ रिजर्व्स में रखना है। रिजर्व्स यानी CRR और SLR दोनों का पैसा मिलाकर, दोनों का पैसा मिलाकर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मुझे 100 रुपीज़ रखना है। पर मैं एक्चुअल में रखती कितना हूँ, मैं एक्चुअल रिजर्व्स रखती हूँ 120 रुपए के। क्या आप मुझे बता सकते हो 120 रुपए के जो रिजर्व्स हैं, क्या इसमें भी CRR और SLR दोनों का पैसा होगा? होगा ना दोनों का। अब मुझे अगला सवाल सुनेंगे और बताएंगे, CRR और SLR दोनों का पैसा इस 120 रुपए में है, जो एक्सेस है 20 रुपए का, वो 20 रुपए किस में रखा होगा? बैंक ने SLR में रखा होगा। तो कुछ कहानी इस प्रकार से है, 120 को किस तरीके से डिवाइड किया है, CRR में रखा है 30 रुपए, तो SLR में बचा हुआ कितना, 90 रुपए। अब SLR भी आपको पता है आगे 3 तरह से जो है वो चलता है। 3 तरह से कौन सा? कैश में जाएगा, गोल्ड में जाएगा और सिक्योरिटीज में जाएगा। फिर से बताओ, इनकम्बर्ड होंगी या अनइनकम्बर्ड? अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए। अब अगला सुनेंगे, मान लीजिए कैश में 20 रुपए रखता है, गोल्ड में 30 रुपए, सिक्योरिटीज में 40। क्या आपको समझ में ये बात आई कि एक्स्ट्रा 20 रुपए रखा तो SLR में होगा, पर SLR के कौन से हिस्से में उसने रखा होगा? ये बताओ मुझे, SLR कौन से हिस्से में एक्स्ट्रा रखेंगे? हम बॉन्ड्स वाले हिस्से में एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी कि एक्चुअल में मैं 20 रखती तो चलता, रिक्वायरमेंट तो 20 की ही थी, पर मैंने एक्स्ट्रा रखा है 20 रुपए का, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्ट इनकम कमा कर देने वाला है। क्लियर हुई और अच्छे से बेहतर तरीके से। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट चेक करना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब होगा क्या बेटा, मान लीजिए ये है मेरा RBI। RBI क्या कर रहा है? बैंक लोन। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, बैंक, हम कौन है, हम है बैंक। बैंक ने क्या किया, इसने उस एक्सेस 20 रुपए की जो सिक्योरिटीज थी ना, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया है। किससे? RBI से। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, कि लोन ले लिया है बॉन्ड्स के अगेंस्ट। आप बोलो मैम ले ही नहीं सकते, आपने तो मना किया, इनकम्बर्ड हो जाएंगी। मैंने तो एक्स्ट्रा वाली पर लोन लिया है।
आप समझ पाए मेरी बात? मैंने एक्स्ट्रा वाली पर लोन लिया है, मैंने इस 20 रुपये जितना रिक्वायर्ड था उसको तो छेड़ा भी नहीं है। तो मेरे को रिक्वायरमेंट जो मेरे को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना है वो तो 100 का ही करना था ना, तो 100 का 100 तो मेरा पूरा चल ही रहा है। मैंने इनको एनकम्बर किया है, इनकम्बर किया है किनको? एक्सेस सिक्योरिटीज को, इनको मैं कर सकती हूं। क्लियर है ये बात? अब सुनना बेटा, आगे ध्यान देना। सो हुआ क्या, बैंक ने अगेंस्ट 20 रुपए की जो मेरे पास, मैं यहां पे इसको ना स्पेसिफाई भी करती हूं कि ये वो एक्सेस सिक्योरिटीज हैं जिनको एज मोर्टगेज रखने के बाद मैंने आरबीआई से लोन ले लिया। अब आरबीआई को अगर मैंने अपनी सिक्योरिटीज मोर्टगेज में दी हैं, क्या लेने के लिए? लोन लेने के लिए। मुझे पैसा मिलेगा, फ्री में मिलेगा, मुझे भी तो अब इंटरेस्ट देना है, मुझे पे करना है रेपो रेट, मुझे पे करना है रेपो रेट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो एक प्रकार का देखा जाए इंटरेस्ट रेट ही होता है, नाम बस अलग दे दिया है कि अगर मेरा कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है आरबीआई की तरफ से तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देता है रेपो रेट के नाम का। पर मैंने तो कहानी शुरू की थी कि रेपो रेट को मैं रीपरचेज रेट बोलती हूं। रीपरचेज क्या हो रहा है यहां पर? यह सवाल आता है। हमारा 11वीं 12वीं का ज्ञान बड़ा अधूरा है बेटा, वो बड़ा ज्ञान अधूरा है। चीज़ें लिखी ज़रूर होती थी पर हम पढ़ते सिर्फ उतना था जितने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था। और यूजुअली क्या होता था, टॉपिक्स कट भी जाया करते थे 11 12 बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जब तक चीज़ों को बारीकियों से नहीं समझोगे, इकोनॉमिक्स आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप पूरी इकोनॉमी को चलाने की बातें कर रहे हो। तो आपको इनकी बारीकियों को, इनकी इन डेप्थ एनालिसिस जब तक नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन रह जाएगा रटने का। और रट कर आप सोचो कि लंबे समय तक मैं चल जाऊंगा, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। इंस्टीट्यूट आपको लग जरूर रहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ऑप्शंस होंगे आप खुद परेशान हो जाओगे, सब एक जैसे दिखेंगे। और फिर आप क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जय माता दी, आंख बंद करी, जहां उंगली आई वो वाला ऑप्शन वो भी करोगे तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्लीज़ जितना हो सके सब्जेक्ट में आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अभी क्लास में कोई चलती हुई आ जाए, रोड पे कोई दिख जाए, तो उसमें भी तो खुद ही इंटरेस्ट दिखाते हो, तभी तो बातें आगे तक तुम्हारी पहुंचती होंगी। ऐसे ही इसके साथ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। मेरा तरीका पढ़ाने का, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुस जाऊंगी, आपको चीज़ें आसान लगे इस वजह से। अब सुनिएगा आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपसे बात कर रही हूँ रीपरचेज की। रीपरचेज तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे बताओ, ये एक्सेस 20 रुपए की सिक्योरिटी क्या एक कमर्शियल बैंक आरबीआई को देने के बाद भूल जाएगा? भूल जाएगा? अरे इसको वापस चाहिए, क्योंकि ये तो उसको इंटरेस्ट कमा कर दे रही थी। जब तक ये वापस नहीं लेकर आएगा, जब तक ये वापस इसको नहीं मिलेगी, इसका तो लोन चलता रहेगा और लोन पर इसको इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। अब ये बैंक कोशिश करेगा कि जब इसने पैसा लिया किससे, आरबीआई से, और इसकी जरूरत पूरी हो गई, अब वापस आरबीआई से इन सिक्योरिटीज को रीपरचेज करेगा। इनको ये क्या करेगा, रीपरचेज जो है वो करेगा, एंड हेंस दी रेपो रेट। भाई उन सिक्योरिटीज को रीपरचेज करने की कॉस्ट क्या बियर करनी पड़ी उसको, ये रेपो रेट देना पड़ा। अपनी सिक्योरिटीज को, फिर से समझोगे, अपनी ही चीज को किसी और को सौंपा था, उसको अपना बनाने की कॉस्ट क्या पड़ी मुझे, जो जेब से मेरा रेपो रेट निकलता रहा। सिक्योरिटीज को रीपरचेज करने के लिए जो मैंने बलिदान दिया वो इंटरेस्ट था रेपो रेट नाम का, रीपरचेज रेट। नाउ गॉट माय पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे बुक से और आप कहोगे, कहना ही पड़ेगा कि समझ में आ गया। आओ जरा एक बार ऑन पेज नंबर 269 रेपो रेट सुनिएगा ध्यान से।
ये साइड्स में क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स जो है वो मैं समझाना चाहती हूँ। सुनेंगे ध्यान से। रेपो रेट क्या है, अब एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, एक एक अक्षर आपको समझ में आएगा, सुनिएगा। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस अगेंस्ट अ रीपर्चेज अग्रीमेंट। क्या ये लाइन अब आपको समझ में आई? शायद हम पहले पढ़ते हमें पल्ले नहीं पड़ता कौन सा रीपर्चेज अग्रीमेंट, कौन सी एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये किसको रीपर्चेज करने की बात हो रही है? जिन सिक्योरिटीज को देकर मैंने आरबीआई से लोन लिया था उसी को रीपर्चेज करने की बात हो रही है। आगे देखेंगे, कहते हैं अंडर दिस पॉलिसी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। एसएलआर के 3 हिस्से थे, तीनों हिस्सों में से मैंने किसको कोलेट्रल रखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और क्या फिर मैंने लेटर और उनको बाय बैक भी कर लिया आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड। भाई जितने भी समय का वो रहेगा समय, 4 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद मैं अपनी सिक्योरिटीज को वापस ले लूंगी। समझ में आई बात? श्योर? पक्का? आगे बढ़े? तो आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल क्या है मेरा? मान लो मेरे दोस्त आरबीआई कहता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है मुझे, तो मुझे बोल के बताओ रेपो रेट बढ़ेगा या कम होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, लॉजिकली चलेंगे, रट्टे नहीं मारने। कितने रट्टे मारोगे बेटा? बहुत सारे रेट्स पढ़ने हैं और इस चैप्टर के रेट्स अलग है, बाकी चैप्टर्स में और नए नए नाम आ जाएंगे, आप रट नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लो कि मैं रट लूंगा, कामयाबी नहीं मिलेगी, आप रट सकते ही नहीं हो। कल की क्लास में 2 रेट्स पढ़ाए, आज की क्लास में और पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसीज पूरा चैप्टर है, अभी और बहुत सारे रेट्स आएंगे। तो आप सोचो मैं रट के काम चला लूंगा, अच्छा इस रेट का उसके साथ रिश्ता उल्टा, उसका इसके साथ सीधा, तो उल्टा सीधा करते रह जाओगे, आंसर याद नहीं हो पाएंगे। तो लॉजिकली दिमाग पे जोर डालेंगे। पॉलिसी बनानी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को कम करने का। कम तो तब कर पाएंगे ना जब लोगों को लोन देने के लिए पैसा मेरे पास कम रहेगा। वो कम कब होगा? जब रेपो रेट कम हो जाए या बढ़ा दे। इसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि रेपो रेट, मान लीजिए पहले रेपो रेट 10% था, 10% के हिसाब से ये 1,000 रुपए जो है आरबीआई को इंटरेस्ट देता था। आज 10 का डबल हो गया, 20 हो गया, 1000 का 2000 हो गया। तो मुझे बताओ बैंक के पास 2000 तो उसने दे दिया आरबीआई को इंटरेस्ट के नाम का। 1,000 रुपए पहले के लेवल से एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ा वो तो पैसा बैंक के पास है ही नहीं कि वो आगे लोन पर दे पाए। तो जब वो लोन पे दे नहीं पाएगा तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? ये सवाल आते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर मुझे एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी बनानी है, मुझे जो है आपके मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो फिर इस रेट को क्या करूं? कम कर दूंगी। क्लियर है जी बात? पक्का? श्योर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनना दोस्त, मेरा जो रेपो रेट है ना, दिस रेट इज द पापा जी ऑफ ऑल द रेट्स। मतलब क्या है इसका? दिस रेट इज द फादर ऑफ ऑल द रेट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आरबीआई चाहता है मैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करूं, ज्यादा था तो कम करूं, कम है तो ज्यादा करूं, वो यह हल्के फुल्के रेट्स को नहीं टच करेगा। यानी कि हल्के फुल्के कौन से? एसएलआर, सीआरआर, इनको नहीं टच करेगा, आलतू फालतू की हरकतें नहीं करेगा। वो एक ही बार रेपो रेट के साथ खेल खेलेगा, क्योंकि जैसे ही बेटा रेपो रेट कम या ज्यादा होता है ना, बाकी सभी रेट अपने आप बदल जाते हैं। कैसे मैम, कैसे समझाओ तो जरा? हाँ बेटा बिल्कुल सुनो। रेपो रेट कौन सा रेट है? रेपो रेट वो रेट है जो पैसा इंटरेस्ट के नाम का कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। करेक्ट? करेक्ट। अब क्या होगा अगर कमर्शियल बैंक अपनी जेब से पैसा ज्यादा दे रहा है, तो बैंक भैया अपनी जेब से तो पर्सनल खर्चे तो करेगा नहीं, वो निकालेगा, वसूलेगा आपसे ही। कैसे वसूलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है भाई, अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, कोई भी अपनी जेब से थोड़ी ना देता है पैसा।
अगर उसको रेपो रेट की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ भी गया तो वो पैसा खींचेगा जनता से ही। कैसे? इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ा देगा। भैया वो कहां से देगा पैसा? वो भी तो लोन से पैसा ज्यादा खींचेगा, वो पैसा जो ज्यादा खींचेगा उसी से ही वो रेपो रेट देगा। समझ रहे हो ये बात? सो रेपो रेट, मैंने तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला रेट नहीं चेंज किया, अरे वो तो अपने आप चेंज हो गया रेपो रेट बदलने की वजह से। और वही दूसरी ओर अब आप सोचो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हुई, आपका पैसा एफडी के रूप में पड़ा था बैंक के पास। आप मुझे बताओ, बैंक वाला कहता है कि अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं रेपो रेट के नाम का तो मेरे को कमाई होगी, तभी तो मैं तुमको एफडी पे भी आगे कुछ ज्यादा दे पाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन आपका एफडी भी चेंज हो जाएगा। सो मैंने इंटरेस्ट ऑन एफडी नहीं चेंज किया था, ये तो खुद हो गया क्योंकि रेपो रेट बदला था। तो रेपो रेट अगर आप बदल देते हो ना, सब रेट्स अपने आप बदल जाते हैं। सो रेपो रेट इज बेसिकली द पॉलिसी रेट। मॉनेटरी पॉलिसीज का मेजर रेट रेपो रेट कहलाता है। करेंगे ये बात को आगे, सुनेंगे। यहां तक बताओ कोई डाउट है तो? पक्का? श्योर? ओके, सुनना अब आगे, ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करेंगे, हल्का फुल्का लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो रेपो रेट। मैं सिर्फ एक छोटा सा चार्ट बनवा रही हूं। आर रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं 100 के, और मैंने एक्चुअल रिजर्व्स मेंटेन किए हैं 120 के, जिसमें CRR में है मेरा 30, जिसमें SLR में है मेरा 90। SLR के 3 हिस्से, कैश, गोल्ड, जो अभी समझाया था मैं वही लिख रही हूँ, सिक्योरिटीज, कैश 20 का, गोल्ड 30 का, सिक्योरिटीज 40 की। हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर अपना एक्सेस पैसा जो 20 रुपये था, हम एक्सेस इसी में ही रखेंगे। एक्सेस इज यूजुअली kept in securities in order to earn interest income. In order to earn interest income. ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या हो रहा है, RBI है ये हमारा, इसने लोन दिया है किसी भी बैंक को, बैंक कोई भी हो सकता है, आपका BOB, PNB, ICICI, HDFC, कोई भी ले लो। ये बैंक वाला इस लोन के अगेंस्ट देगा रेपो रेट, और ये बैंक ने रेट किसके अगेंस्ट लिया है, कोलेट्रल में इसको रखनी पड़ी है अगेंस्ट 20 रुपीज़ वाली एक्सेस सिक्योरिटीज एज मोर्टगेज। ये इसको रखना पड़ गया, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड banks repurchase the above securities. Banks repurchase the above securities against, और ये अब वापस लेने के लिए क्या पे किया इसने, रेपो रेट पर पे किया है, अबव सिक्योरिटीज अगेंस्ट रेपो रेट फ्रॉम RBI से रिपर्चेज कर लेगा। ठीक है जी, इतना आप इसको लिख लो। सो आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, दिस विल हेल्प यू। ऑनलाइन गिव मी अ थम्स अप, आर वी डन? ठीक है, चलें आगे बढ़ सकते हैं, सुनेंगे आगे। रिवर्स रेपो रेट की अब हम बात करेंगे। रेपो रेट मैंने आपको बुक से भी पढ़वाया, अब हम आगे चलेंगे रिवर्स रेपो रेट पर। सुनिएगा। नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट में दोस्त क्या होता है, मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास
एक्सेस फंड्स पड़े हुए थे, एक्सेस फंड्स पड़े हुए थे। अब मेरे कमर्शियल बैंक के पास एक ऑप्शन है कि वो ये एक्सेस फंड्स आरबीआई के पास एज डिपॉजिट रखवा दे। रेपो रेट में क्या था, मैं लोन ले रही थी उसके अगेंस्ट, मैं उसमें लोन ले रही थी आरबीआई से, पर रिवर्स रेपो रेट में मैं लोन नहीं ले रही हूं, मैं तो उल्टा अपना एक्स्ट्रा पैसा एक्सेस फंड्स आरबीआई के पास एज डिपॉजिट्स रखवा रही हूं। अब यहां पर आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई को मिलता है, और रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई को पे करना पड़ता है। क्लियर है ये बात? तो हमने क्या बोला, हमने आपको बोला रिवर्स रेपो रेट क्या है, इट इज द रिवर्स ऑफ रेपो रेट, दैट इज दिस इज द रेट आरबीआई पेज टू बैंक इन ऑर्डर टू कीप एडिशनल फंड्स इन आरबीआई, इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज लिंक्ड टू द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे। ये फॉर्मूला नहीं है, इसको रटेंगे नहीं, मैं तो फॉर्मूले को भी आपको लॉजिकली बताऊंगी, सुनने की समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा। मुझे ये बताइए, आरबीआई, सोचना, ध्यान से सोचना और बताना, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है ऑन डिपॉजिट्स, किस नाम का? आरबीआई जो इंटरेस्ट बैंक्स को देता है उसको क्या बोलते हैं? देखो दोस्त, आवाज आंसर जब तक नहीं दोगे ना, मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं आप तक पहुंच पा रही हूं या नहीं। जब तक आप मुझे आंसर नहीं करोगे, मैं बोलती रहूंगी, पूछती रहूंगी, आप मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हो। इतनी ठंड में आप लोग आ रहे हो, चाहते तो आप भी ऑनलाइन बैठ के देख सकते थे, यहाँ आए हो, मौसम ऐसा है, अपना टाइम दे रहे हो, प्लीज बी इंटरैक्टिव। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप गलत जवाब दो, बिकॉज आपका गलत जवाब भी मेरे लिए फीडबैक है कि आपको समझ में नहीं आया। मैं दोबारा समझाऊंगी, मैं यहाँ पर 2 घंटे हंसी मजाक में क्लास निकाल दूंगी, आपको कोई उसका फायदा नहीं मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव पेपर है, स्ट्रेंथ बना लो। देयर आर ऑलवेज 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। कौन से? एक क्या बोलता है, अरे ऑब्जेक्टिव ही तो है, हो जाएगा, और दूसरा कहता है अरे ऑब्जेक्टिव ही है, कर लेते हैं, नंबर यहाँ से खींच लेंगे, लिखना नहीं है, मेमोरी, अपने को मेमोराइज नहीं चीज़ें करनी है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। सो देयर आर ऑलवेज 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। अभी आपको देखना है आप कहाँ पर लाए करते हो। सो प्लीज़ आंसर टू माई क्वेश्चंस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही बोलो गलत बोलो, गलत बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि दोबारा समझाना है, सही बोलोगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है, पर बोलोगे नहीं, सिर्फ सुनते रहोगे, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ मुझे देखने नहीं आए हो। मैम आपको तो देखने आए नहीं, हम तो किसी और को देखने आते हैं, वो बात ठीक है, वैलिड है, पर ठीक है, जोक्स अपार्ट, अगर सिर्फ मुझे देखना है, मेरे प्रवचन ही सुनने हैं, तो फिर वो घर पे आप ऑनलाइन क्लास देख के, रिकॉर्डिंग देख के आप मुझे देखो, सुनो। यहाँ आए हो ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी इंटरैक्टिव, कम्युनिकेट करोगे आप मुझसे। जल्दी से बताओ, आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को उनके डिपॉजिट्स पर, किस नाम का? रिवर्स रेपो रेट के नाम का। क्या ये आरबीआई का खर्चा है या इनकम है? खर्चा। अगला, आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है किस पर? इंटरेस्ट मिलता है जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट इसने बैंक्स को लोन दिया था, किस नाम का? रेपो रेट। ये आरबीआई की कमाई है या खर्चा है? ये उसकी कमाई है। दोस्त मुझे सोचकर बताना, आरबीआई कमाई से ज्यादा खर्चा करेगा? आरबीआई पूरा उसने नेशन के मनी सप्लाई को संभालना है, कमाई से ज्यादा खर्चा करेगा क्या?
नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, रेपो रेट ज्यादा होना चाहिए या रिवर्स रेपो रेट? रेपो ज्यादा होना चाहिए या रिवर्स रेपो? रेपो ज्यादा होना चाहिए। रेपो ज्यादा होना चाहिए ऑलवेज। पर मैम वहां ना हम बस पढ़कर आ गए, नजरों के आगे आ गया, ये कुछ -1 लिखा है। यानी कि मैम, हाँ मैंने कहा बोलो मेरे लाल, मैम मान लो रिवर्स रेपो रेट ना 15% है, तो मैम रेपो रेट तो 16 ही होना चाहिए। 1 पढ़कर आए हैं हम। मैम रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए 10%, जब ये 11% है। नहीं, ऐसा नहीं है। -1 का मतलब वहां पर क्या है कि रेपो रेट जो भी हो, रेपो रेट जो भी हो, रिवर्स रेपो रेट उससे कम होगा। बस वो -1 आपको फॉर्मूला नहीं दे रहा है कि जो रेपो रेट होगा उसका 1%, क्या उसने 1% लिखा है? नहीं लिखा है। क्या उसने कुछ बेसिस पॉइंट बताए हैं? नहीं बताए हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि रेपो रेट जो भी होगा उससे तो कम रिवर्स रेपो रेट होगा। पर वो कम क्यों होगा? जब तक उसका लॉजिक नहीं पता होगा फिर याद करना, अरे रेपो रेट -1 था या रिवर्स रेपो रेट -1 था। इनको रट्टेबाजी बोलते हैं, जहां पे दिमाग में ये घूमे कि -1 करना किसमें था। तो अगर आपने लॉजिक उसका समझ लिया है कि रेपो रेट मेरे आरबीआई की कमाई है, रिवर्स रेपो रेट उसका खर्चा है, वो कमाई ज्यादा करने की कोशिश करेगा, खर्चा कोई भी जेब से नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करती है। आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन पे कर रही है, हाँ आपके जो बेरोजगारी वो भत्ते होते हैं, डीए पे कर रही है, सरकार के कितने खर्चे हैं, वसूल जनता से ही रही है। वो हमको दिखते हैं इंसेंटिव्स, वो सब्सिडीज। अगर हम जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने बिजनेस लगा लें और अपने को इंसेंटिव मिल रहे हैं, मेरा बिजली पानी का खर्चा माफ हो गया, अजी वो कहीं ना कहीं से निकालेगी आपसे ही। तो आरबीआई भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसीज बना रही है, आपकी मनी मार्केट को संभाल के बैठी है, खर्चे ज्यादा नहीं करेगी, कमाई के सोर्सेज ढूंढेगी, और कमाई का सोर्स है उसका रेपो रेट को ज्यादा रखेगी। क्लियर है? अब जो भी रेपो रेट होगा उससे तो कम ही रिवर्स रेपो रेट होगा। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे सामने। तो जो भी रेपो रेट होगा उससे तो कम ही रिवर्स रेपो रेट होगा। गॉट इट? ये कोई मेरे लाल फॉर्मूला नहीं है। क्या अब मुझे ये बात समझानी है क्या लिखा है? नहीं समझानी है। कैन वी मूव? हाँ चलो, थोड़ा सा ना रियलिस्टिकली चेक करते हैं। जब तक क्लास में एक बार आरबीआई की वेबसाइट मैं निहार ना लूँ, मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। ये हमने कल किया है। पॉलिसी रेट्स पे आते हैं। चेक करो बेटा, रेपो रेट इज 5.25, लेट अस चेक रिवर्स रेपो रेट। क्या बेटा रिवर्स रेपो रेट? देखो मेरे को तो 3.35 दिख रहा है, अगर वो फॉर्मूला होता तो इट शुड बी 4.25 ना। वो फॉर्मूला नहीं है, वो आपको सिर्फ ये बता रहा है रेपो रेट ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट उससे कम होगा। वो कितना भी कम हो सकता है। अगर वो -1 होता मेरे लाल, यहाँ पे वो 4.25 होता, और वैसे भी -1 लिखा है, 1% नहीं लिखा। जो चीज नहीं लिखी उसको अज्यूम नहीं करना है अपने आप से। क्लियर है मेरी बात? ये आपको रियलिटी चेक साथ में मिलता है। क्लियर है बात? बढ़ सकते हैं आगे? चले फिर सुनेंगे, अब आगे की बातें सुनेंगे एक बार। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और फर्दर जो है वो मैं लेकर जा रही हूँ। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनाओ मैम। मैं आपके साथ ना अब क्या शेयर कर रही हूँ, सुनना मेरे बच्चे। आपने एक्चुअल रिजर्व्स बनाने थे कितने? आपको एक्चुअल रिजर्व्स बनाने थे 100, करेक्ट? 100। आपने नहीं सॉरी, एक्चुअल 100 बनाए हैं,
रिक्वायर्ड रिजर्व्स कितने थे, वो भी थे 100। यानी कि जितना आपको मैंडेटरी था CRR SLR में रखना, आपने बिल्कुल उतना ही रखा, ना 54-58 कम, ना 54-58 ज्यादा। 100 रखने थे, 100 ही रखे। क्लियर है? क्लियर है मैम। अब आगे सुनो। अब देखो क्या हुआ, कुछ पैसा CRR में रखा था 30, SLR का भी पैसा इसी में ही होगा, बचा हुआ कितना, 70। अब क्या हो रहा है, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़ों के नाम बोलो। पहला कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। और किस तरीके से रखे हैं इन्होंने, 20, 30, 20। करेक्ट है बात? करेक्ट है। अब ना देखो क्या होता है, हमारे कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है। आपने ना एक पढ़ा होगा अपने स्कूल में, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, RBI को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ना व्हाट इज दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? मेरे को नहीं चाहिए फैंसी इंग्लिश, मैं तो छोटी सी बात बोलूंगी और खत्म करूंगी। डूबते को तिनके का सहारा। डूब कौन रहा है? कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। सहारा देने कौन आएगा? RBI। कैसे सहारा देगा? उसको पैसे की मदद करके, उसको पैसे ही तो चाहिए, और किस चीज के लिए वो जाएगा? तो यहां पर क्या होगा, अब मेरा कमर्शियल बैंक RBI के पास जाता है, कहते कहते मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो RBI, तुम तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो, तुम तो डूबते का तिनके का सहारा हो, व्हाटएवर, उसको ऐसी ऐसी बातें इमोशनल करता है। वो कहते हैं हम तुम्हारी बात में नहीं आएंगे RBI। ठीक है, हमारा फर्ज है तुमको पैसा देना, हम तुमको पैसा देंगे, बताओ बदले में गिरवी क्या रखोगे? सोच के बताओ क्या गिरवी रखेगा ये? सिक्योरिटीज। और अगर सिक्योरिटीज गिरवी रख देगा तो उसका तो रिजर्व जो चाहिए था वो भी मेंटेन नहीं हुआ। ये 20 रुपए अनइनकम्बर्ड से इनकम्बर्ड बनते ही 80 रुपए का एक्चुअल रिजर्व रह जाएगा, जो कि रियलिटी में रिक्वायर्ड था 100 कम से कम। आप समझो ना, समझ पा रहे हो सिचुएशन क्या चल रही है? इस वक्त ये 20 रुपए एक्सेस नहीं है कि इसको दिया, हाथ के हाथ लोन मिल गया, बाद में अपने रीपरचेस कर लेंगे, वो तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस तो है ही नहीं मेरे पास। और जो बना हुआ है 20 रुपए का सिक्योरिटीज का पैसा, अगर वो भी मैंने RBI को दे दिया तो मेरा एक्चुअल रिजर्व 80 पे आ जाता है। रिक्वायरमेंट तो 100 की, अब क्या किया जाए? सरकार यानी कि RBI पहले तो इसको 2, 4, 5, 10 सुनाएगी कि तुमको ये चीज पता है कि 100 रिजर्व्स में जाते हैं, तुमने चलो CRR एक्स्ट्रा मेंटेन नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं करता। SLR तो कर सकते थे ना, उस पर तो कोई लिमिट नहीं थी ना, क्यों नहीं किया तुमने? अगर आज तुम्हारे पास SLR में एक्सेस रिजर्व्स होते तो तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर तुमने मान लो कैश में एक्स्ट्रा रखा होता तो कैश तो सीधा सीधा इस्तेमाल हो जाता। तुमने सिक्योरिटीज में रखा होता तो मेरे को गिरवी रखते, मैं तुमको पैसा दे देता। तुम्हारे बस का नहीं है काम करना, 2, 4 खड़ी खोटी उसको सुनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? कहेगा कोई बात नहीं, ऐसी मेरे को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहते, अब मैं तुमको प्रूफ करता हूं। करो जी, प्रूफ करो RBI, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं हम। कमर्शियल बैंक बोल रहा है, कहता है एक काम करो, तुम पे मैं एक एहसान करता हूं। एहसान क्या करता हूं? ये वाली सिक्योरिटीज के अगेंस्ट तुम लोन ले लो, मैं तुमको अलाउ कर देता हूं। इन वाली सिक्योरिटीज के अगेंस्ट तुम लोन ले लो, क्योंकि मेरे से अगर लोन लोगे तो गिरवी में ना तो मेरे को गोल्ड चाहिए ना कैश चाहिए, मेरे को तो सिक्योरिटीज ही मांगता है। अभी सिक्योरिटीज, इसको भी तो फायदा है ना, इंटरेस्ट वो कम आएगा ना, जब तक सिक्योरिटीज इसके पास पड़ी होंगी तो वो भी सिक्योरिटीज रखेगा अपने पास। अब समझो ना सिक्योरिटीज ही क्यों रख रहा है। सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के पास जब तक होती है वो इंटरेस्ट कमाता है, और जब उसके पास चली जाती है RBI के पास मॉर्गेज के रूप में तो इंटरेस्ट वो कमा लेता है। कैश, आइडल कैश पड़ा हुआ आपको 100 रुपए का 100 रुपए ही रहेगा, वो 150 नहीं बनेगा। गोल्ड की तो जो वैल्यू इंट्रिंसिक उसकी बढ़नी होगी वो बढ़ेगी, उसका भी मेरे को क्या ही फायदा होने वाला है। मैं सिक्योरिटीज मांगती हूँ, मैं कौन हूँ? अब मैं RBI हूँ, मेरे को तो सिक्योरिटीज चाहिए। सरकार RBI, अगर हमने आपको 20 रुपए की सिक्योरिटीज दे दी तो मेरे को तो भाई जो है रिजर्व्स में कमी पड़ जाएगी। RBI कहती है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 20 रुपए वाली सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करो, मैं तुमको लोन देता हूं, पर मेरी कंडीशन है ये 20 रुपए की सिक्योरिटीज का केवल 1% ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर 20 रुपए की सिक्योरिटीज हैं तो आप गिरवी कितनी रख सकते हो? मैक्स टू मैक्स 20 रुपए का 10% 2 रुपए,
उसका आगे निकाल के देख लो। 20 रुपए का 1% कितना, बोलो ना मेरा बच्चा, 0.2, 20 पैसे। इतना इस्तेमाल कर लो लोन लेने के लिए। समझ में आया? अब मजे की बात है, बदले में क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। किस नाम का? रेपो रेट। रेपो रेट सोचो, इसने 1% ऑफ किसका? सिक्योरिटीज, जो SLR का पार्ट था, बैंक ने RBI को दे दिया। इसके अगेंस्ट इसको मिल गया पैसा, ये इसको इंटरेस्ट पे करेगा। जो इंटरेस्ट पे करता है एक कमर्शियल बैंक RBI को, उसको किस नाम से जानते हैं? रेपो रेट। पर क्या यहां पे वो रेपो रेट बोलना सही रहेगा? रेपो रेट तो तुमको एक्सेस सिक्योरिटीज देने पर लगता है। इसको हम बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल मींस एडिशनल। ये अक्षर आज आप सुन रहे हो, पूरे 100 मार्क्स के इकोनॉमिक्स दोनों वॉल्यूम्स में हर चैप्टर में मार्जिनल अक्षर अब आएगा। मार्जिनल ऑलवेज मींस एडिशनल। स्टैंडिंग फैसिलिटी, खड़े पांव लोन चाहिए था, इतनी रिक्वायरमेंट थी। कहीं और नहीं जा सकते थे, कहीं और नहीं जा सकते थे। खड़े पांव, देन एंड देयर, ऑन द स्पॉट कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत थी। गया गुहार लगाने RBI को, पैसा दे दो। RBI ने पहले डांटा, पहले फटकारा, कहते तेरे को रखना चाहिए था एक्स्ट्रा SLR में, अगर रखा होता तो ये नौबत नहीं आती, अब नहीं रखा तो पेनल्टी रेट लगाऊंगा। किस नाम का? MSF के नाम का। MSF इज नथिंग बट द पेनल्टी रेट। अब अगला सवाल पूछूं? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सोच लो, समझ लो, स्क्रीन देख लो, बुक से तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। यहां तक कोई डाउट? श्योर? मेरा सवाल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एडिशनल पैसा लेने के लिए खड़े खड़े फैसिलिटी, उसी समय फैसिलिटी मिली है, पैसा तो मिला, अगेंस्ट उसके मैंने दिया MSF रेट, पेनल्टी रेट। ये MSF रेट रेपो रेट से कम होना चाहिए या ज्यादा? ज्यादा। क्या मेरे दोस्त, बुक में नहीं देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या मैं सही लिख रही हूं? क्या मैंने सही लिखा है? रेपो रेट कम होना चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ज्यादा होना चाहिए। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? एनीवन की गलत है मैम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक आवाज आई थी किसी की, बोल दो अगर गलत है तो। पक्का सही है? सही है। फॉर्मूला बना के बताओ। रेपो रेट -1 इक्वल्स टू MSF, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, रेपो रेट MSF -1, विच वन इज करेक्ट? सेकेंड वाला करेक्ट है कि रेपो रेट ज्यादा होगा, रेपो रेट कम होगा, MSF ज्यादा होगा। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मेरा रेपो रेट 20 है -1, तो MSF कितना आ जाता है? 21। करेक्ट है? करेक्ट है? क्या 1% का ही डिफरेंस होना चाहिए? नहीं। फॉर्मूला तो जो आपने मुझे बताया, एज सच ये फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बताया वो करेक्ट है, पर ये -1 का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 1% का ही फर्क होगा। जो भी रेट होगा रेपो रेट का, उससे तो ज्यादा ही MSF होगा, वो जितना भी ज्यादा हो सकता है। जरा मेरे दोस्त एक बार आप एक काम करेंगे, इसको कट कर दीजिए, ये 2 बार जो है प्रिंट हो गया है। सिर्फ इतनी सी चीज को पढ़ के देखो, क्या आपको ये समझ में आया लॉजिकली कि रेपो रेट जो भी होगा उसमें कुछ ऐड करेंगे तो मेरे को इमरजेंसी में पैसा लेने का रेट पड़ता है। अरे इमरजेंसी में खड़े पांव पैसा चाहिए तो हर कोई मजबूरी का फायदा उठाएगा ना, तो RBI क्यों नहीं उठाएगा? RBI के लिए भी तो MSF नाम की कमाई ही है, तो वो कहेगा लाओ पैसा ज़्यादा निकालो, ये जाएगा कहाँ? अगर आज ICICI या HDFC को पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास थोड़ी ना आएगा, अरे अरे ज्योति मैडम पैसा दे दो।
आपके पास थोड़ी ना आएगा, हम मिल बांट के भी पैसा दे दे तो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। उसको भी पता है आरबीआई ही है जो आखिरी में मदद करेगा, वो भी मजबूरी का फायदा उठाएगा। वो कहेगा रेपो तो मैं तब देता जब तुम मुझको अपनी सिक्योरिटीज दे देते, अब तो मैंने तुम पर एहसान किया है, उन सिक्योरिटीज जो रिक्वायर्ड थी उनका भी 1% तोड़ दिया मैंने, तुमको कम कर दिया, अब मेरे को इमरजेंसी में पेनल्टी रेट में लूंगा, यूजुअल रेट से ज्यादा चार्ज करूंगा। एक बार मेरे दोस्त, आई वॉन्ट यू पीपल, एक बार खुद से जरा इसको रीड करके बताओ। क्या आपको एक एक अक्षर रीड करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी, एक एक अक्षर रीड करना है, मुझे पढ़ के बताओ क्या समझ में आया। यस श्री जी, यस बच्चा। रेप पॉलिसीज, रेपो पॉलिसी, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, हाईलाइट कर लेना इसको। इट इज द पेनल्टी और द पीनल रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू बैंक्स। हु इज सेंट्रल बैंक? आरबीआई। लेंड्स मनी टू बैंक्स, कौन से बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स, ओवर द रेट अवेलेबल अंडर रेप पॉलिसी, यानी कि जो रेट रेपो के अगेंस्ट दिया जाता है उससे तो ज्यादा ही होगा, ओवर एंड अबव दी रेपो रेट। बैंक्स जो एमएसएफ फैसिलिटी अवेल करती हैं वो कितना इस्तेमाल कर सकती हैं सिक्योरिटीज का? 1% ऑफ एसएलआर के भी किस पार्ट का? सिक्योरिटीज का। इंस्टीट्यूट आपको तंग कर सकता है, 1% ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज, 1% ऑफ एसएलआर कैश गोल्ड, यही तो करेगा वो, और क्या करेगा? या 1% का 10% कर देगा। यू नीड टू रीड बुक्स एंड बिफोर दैट यू नीड टू बी लॉजिकली स्ट्रांग। मैं काहे को बेटा पहले खुद प्रवचन दे रही हूं और फिर मैं बुक से पढ़वा रही हूं? मेरे लिए तो बहुत आसान है, पहले रीड करो फिर उसी लाइन को समझा दो, चेप दो, ना वो नहीं करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाऊंगी सो दैट जब आप रीड करो आपको लगे अच्छा हाँ यही तो पढ़ा है, बस अब उसको जो मैम की बातों को सुना है बस उनको हमने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है और कुछ नहीं कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? कैन वी मूव फर्दर? यस। ऑनलाइन बोलो मेरे लाल, गिव मी अ थम्स अप। हमें समझ में आ गई बातें। एमएसएफ मार्जिनल यानी कि एडिशनल, खड़े पांव पैसा चाहिए था, ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में मेरे को पैसा चाहिए था। आरबीआई तुम ही तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो, तुम ही तो डूबते को तिनके का सहारा हो, हम कहाँ गुहार लगाएं, दे दो ना पैसा। वो भी भाव खा रहा है, कह रहे तुम्हारी गलती है, काहे को नहीं रखा। अब नहीं रखा तो कोई बात नहीं, सिक्योरिटीज वाला पैसा इस्तेमाल कर लो, पर खबरदार पूरा किया तो 1% ही तुमको मैं अलाउ करूंगा, ये मेरे को गिरवी रखवा दो, मैं तुमको पैसा दे देता हूं। पर कमर्शियल बैंक कहते हैं अब तो रेपो रेट चार्ज करोगे ना? हाँ, वो कहता है अच्छा रेपो रेट क्यों चार्ज करूंगा? रेपो रेट तो तब चार्ज करता जब तुम अपनी एक्स्ट्रा एक्सेस सिक्योरिटीज मेरे को देते मॉर्गेज के लिए। ये तो तुम्हारी गलती है। एक तो तुमको मैंने क्या किया, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं ज्यादा रेट चार्ज करूंगा रेपो रेट से। अब मेरे लाल मुझे बताना, सोचना, 3 रेट हैं, पहला एमएसएफ, रिवर्स रेपो और रेपो। मैक्सिमम रेट कौन सा होगा? ये मैक्सिमम होगा, इससे थोड़ा कम, और फिर ये वाला। क्या ये हमें सीक्वेंस रटना है? समझ में आ गया होगा? चलें आगे, फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन सबसे मुझे थम्स अप मिल गए, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। सो बुक से हमने रीड किया, ये हमने पढ़ा, इसको निपटाया, और अब हम आएंगे पॉलिसी रेट, बैंक रेट पर। ध्यान दीजिएगा, सुनेंगे मेरी बात को। बैंक रेट बेटा ओल्ड रेट है, यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आज नहीं लगता है। आज के टाइम पे बैंक रेट नाम का रेट होता ही नहीं है, और अगर होता है तो एक सिंपल पर्पस के लिए रह गया है। कौन सा पर्पस, वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। व्हाट इज दिस बैंक रेट? फिर से मैं आपके साथ थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन करते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। यही सब पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में, स्कूल में भी यही सब पढ़ा था।
जो आज और कल पढ़ा, एग्जैक्टली यही सब पढ़ा था? नहीं, मुझे मतलब वाकई जानना है, मुझे नहीं पता, मैं तो बुजुर्ग हो गई ना, स्कूल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। बताओ ना। हाँ जी। अब अच्छा, बस डेफिनेशंस थी और कुछ नहीं था। और बताओ क्या चल रहा है आजकल स्कूल्स में? अभी रिसेंटली पास आउट कौन से हो? अच्छा, और कोई ऐसा जो अभी स्कूल ही जा रहा हो, साथ में डबल मेहनत कर रहा है, मई में अटेम्प्ट दे दूंगा, ऐसा कोई? अच्छा, तो मुझे फिर बताओ ना, क्या हुआ था स्कूल में इस चैप्टर में? वो एक ने तो बोला कि मैम सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेफिनेशंस पढ़कर आए हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ा था। ठीक है, ऑनलाइन वालों ने भी कह दिया मैम आरबीआई कम अमाउंट के अगेंस्ट पूरा लोन दे सकता है, मतलब कम अमाउंट के अगेंस्ट पूरा लोन? नहीं समझ आया मुझे। हाँ तो बताओ, कितना पढ़ के आए हो? क्या पढ़ते ही रहने के तुम लोगों ने? मतलब मैं थोड़ी सी इधर उधर हट के बातें करती हूँ तो जवाब नहीं देते हो, नाराज़गी है मुझसे, मैं पसंद नहीं आई? बताओ। आधा घंटा लगता है तैयार होने में, तुम लोग समझो ना, मेहनत को भूल करो। बताओ ना, क्या पढ़ा है दोस्त? इतना सब पढ़ा था, मतलब अगर तो पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, आई शुड मूव फर्दर। और अगर नहीं पढ़ा था तो पढ़ाने का मज़ा भी है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप भी होगा। बताओ। भूल गए? भूल गए? इसको पढ़ने के बाद भूल गए? ये भी बढ़िया था। चलो, मैम जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो ऑनलाइन भी कह रहे हैं डेफिनेशन पढ़ी थी। मतलब जैसे मॉर्गेज का अमाउंट तो 1% ही है, पर लोन में भी उससे ज़्यादा, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। आप मुझे बताओ, आप बैंक से लोन लेने गए हो, आपने गिरवी रखी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तुमको 2 करोड़ मिल जाएगा? सिंपल सी बात है ये तो, है ना बेटा? आपको लग रहा है 1% की बहुत वो स्मॉल अमाउंट है, पर बैंक्स के नज़रिए से देखो करोड़ों में ये अमाउंट जाता है, ठीक है? और ये इमरजेंसी का रेट होता है, और बैंक्स यूजुअली नहीं यूज़ करती हैं एमएसएफ फैसिलिटी, बिकॉज उनको पता है उनका खर्चा ज़्यादा होने वाला है, उनका इंटरेस्ट भी करोड़ों पे जाता है उस केस में। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा था, इतना नहीं पढ़ा था, गुड। सुनेंगे ध्यान से। बैंक रेट, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, मिस्टर ए, नहीं ए क्यों, अपने नाम बताओ मुझे, थोड़े से नाम बताओ, कोई भी बताओ, आप बताओ अपना नाम। हाँ जी, नहीं मुझे समझ नहीं आया, स्पेलिंग बोलो। LHA TALHA, ठीक है, ठीक है। एक और कोई अपना नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए। भुवनेश। चलिए सुनेंगे ध्यान से। सो ये मेरे 2 दोस्त क्या कर रहे हैं, आपस में ना बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, आपस में इन्होंने गुड्स एक्सचेंज किए और उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट होनी थी। तो तलहा ने क्या किया, भुवनेश को गुड्स जो हैं वो दिए, और इन्होंने क्या किया, एक BOE बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया फॉर 3 मंथ्स। अब ये मत कहना कि बिल ऑफ एक्सचेंज समझाओ, ठीक है? कितने का? 1 लाख का। गुड्स आए तलहा से भुवनेश के पास, और उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया 1 लाख रुपए का 3 महीनों के लिए। मुझे बताइएगा बेटा, 1 लाख रुपए किनको मिलने थे? इनको मिलने थे, किनको? तलहा को मिलने थे, करेक्ट है? करेक्ट है। पर मिलने कब है, अभी या 3 महीने बाद? तो ये 3 महीने कागज का टुकड़ा लेके अपने पास क्या करेंगे? आज अगर 1 लाख रुपए मिल जाता गुड्स के अगेंस्ट तो कोई ज़रूरत पूरी हो जाती। ये कागज का टुकड़ा लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे? इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको ऑब्वियसली वो पैसा तो नहीं है ना। अब आप सुनेंगे, देखेंगे। इन्होंने ना मुझे बोला, कहते हैं मैम सुनो, मेरे पास ना 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक काम करो इसके अगेंस्ट आप गुड्स दे दो मुझको। भाई मैंने भी तो आपको पेमेंट करनी है ना, उस पेमेंट के बदले मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ, आप डायरेक्टली ना भुवनेश जी से पैसा ले लेना। मैं पढ़ूंगी क्या इस पंगे में? नहीं पढ़ूंगी। मुझे नहीं पता भुवनेश जी कौन है, मुझे उनके ऊपर जो है, अब ऑब्वियसली थर्ड पार्टीज हैं, हम जानते नहीं हैं, हमारे जो है
ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और हो सकता है किसी और जगह पे भी बैठे हो, बड़ा कलेश रहेगा जी। तो जनरल पब्लिक इस चीज के लिए नहीं मानेगी इतनी आसानी से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस 1 लाख रुपए के बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे दिया। बैंक सुनो ना, ये 1 लाख रुपए का है बिल ऑफ एक्सचेंज और मुझे भुवनेश से पेमेंट होनी है 3 महीनों के बाद, पर मुझे तो पैसे की ज़रूरत अब है, 3 महीने तक तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, आप ये बिल रख लो, आप 3 महीने बाद उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लेना, मुझे पैसा अभी दे दो। बैंक मान जाता है इस काम के लिए, बैंक का तो काम ही यही है ना, बैंक इस काम के लिए मान जाएगा। और अब क्या होगा मेरे बच्चे, ये 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया है बैंक के पास। मुझे सोच के बताओ, क्या बैंक पूरा 1 लाख रुपए देगा इनको? नहीं देगा। इन्होंने इनको दिए कितने? 90,000 लेटर्स से इन्होंने दिए। 10% अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, ये है डिस्काउंटिंग चार्जेस। मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बैंक को दे दिया, सस्ते में दे दिया। मिलना तो 1 लाख था, मुझे बेशक नुकसान है, 10,000 रुपए कम मिले हैं, पर अगर मुझे ये 90,000 आज नहीं मिलते ना, 3 महीने बाद मैं पूरा 1 लाख रुपए की उम्मीद करता, तो नुकसान मुझे ज्यादा हो सकता था। आज 10,000 रुपए का नुकसान मुझे चलेगा, पर मैं अगर बिल्कुल ही ना करवाता ये बिल डिस्काउंट और 3 महीने का वेट करता, तो इस 3 महीने में मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी, वो बिल्कुल ही मैं जो है ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। अगर आज मेरे पास 90,000 भी ना हो, तो 10,000 का लॉस अभी मुझे चलेगा, क्योंकि जहां मुझे पैसा लगाना है ना, वहां से रिटर्न ज्यादा है, 10,000 तो मैं रिकवर कर लूंगी। क्लियर है ये बात? 10,000 रुपए बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, 90,000 तलहा को पकड़ा दिया। अब बैंक परेशान, कहते हैं 90,000 तो चलो मैंने दे दिए, ठीक है 1 लाख रुपए मेरे को मिलना तो है, पर मेरे को भी तो 3 महीने बाद मिलेगा। अब बैंक को भी तो भैया पैसा चाहिए, बैंक को तो लोन देना है। अब बैंक कहता है मैं इस कागज के टुकड़े का क्या करूं? बैंक जा रहा है दौड़ा दौड़ा भागा सा, कहां? आरबीआई के पास। फिर से वही बात है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसी के पास गुहार लगाएंगे हम तो। सुना आरबीआई, सुना बैंक, क्या हालचाल? बढ़िया। अरे सुन तो आरबीआई, मेरे पास ना 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, भाई ले लेना मेरे से। ठीक है जी। ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज जो इस बैंक के पास था, घूम फिर के आरबीआई के पास चला गया। 1 लाख रुपए का है बिल ऑफ एक्सचेंज, मिलेगा 1 लाख रुपए भुवनेश से, लेकिन आरबीआई जब बैंक को पैसा देगा तो क्या 1 लाख रुपए ये देगा? ये भी नहीं देगा। ये कितना दे रहा है? कह रहा है 95,000 ले ले। हमने कहा ठीक है, खुश है हम भी। इसने क्या किया, इसने 5% 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर 5% का इसने क्या किया, क्या किया? रीडिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट नहीं, रीडिस्काउंट, फिर से उसकी डिस्काउंटिंग हुई है। 95,000 बैंक को मिला। मेरे लाल सोच के बताओ, 3 पार्टीज थी, तलहा, इनको पैसा मिलना था, उसके बाद बैंक, और इस पिक्चर में आया आरबीआई। क्या तीनों को कोई नुकसान हो रहा है? समझो, ये भी खुश है 90,000 लेके, कह रहे 10,000 का नुकसान तो हुआ, पर अगर पैसा 90,000 भी नहीं मिलता ना, तो फिर ज्यादा नुकसान हो सकता था, कोई बात नहीं। इसको देने पड़े 90, पर रीडिस्काउंट करके 95 इसने कमा लिए, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा बैंक को प्रॉफिट मिल गया। और आरबीआई ने दिए तो 95, पर भुवनेश से तो इनको पूरा 1 लाख मिलेगा ना, 5,000 का फायदा इसको भी हो गया। तीनों पार्टीज खुश हैं। नाउ दिस 5% जिसको आम जनता रीडिस्काउंटिंग रेट बोलती है, मेरे बच्चे इसको बैंक रेट बोलेंगे। दिस इज द बैंक रेट, दिस इज नॉट द रीडिस्काउंटिंग रेट। हाँ, कहने समझने में बढ़िया था, पर ये है बैंक रेट, बैंक टू बैंक रेट। एक बैंक से दूसरे बैंक का रेट, आपस में इन्होंने जो भी
सलाह करके एक दूसरे के बिल्स को रीडिस्काउंटिंग किया, जिस रेट पे किया, दैट इज द बैंक रेट। पर मजे की बात ये, आज के टाइम पे बैंक रेट रीडिस्काउंटिंग होती नहीं है। सो बैंक रेट दोस्त एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच आज फॉलो नहीं होती है। सो प्रीवियसली पॉलिसी रेट, सुनेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियसली पुराने जमाने में पॉलिसी रेट का मतलब क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बेसिक रेट माना जाता था, जिसको सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी, वो होता था बैंक रेट। आज के जमाने में मेरे लाल मुझे बताएंगे, मैंने अभी बोला था एक रेट होता है, फादर ऑफ ऑल द रेट्स, पापा जी ऑफ ऑल द रेट्स, रेपो रेट। आज के जमाने का पॉलिसी रेट इज द रेपो रेट, नॉट द बैंक रेट। अब पढ़कर देखो एक बार मेरे बच्चे, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, आज के टाइम पे बैंक रेट की डेफिनेशन क्या रह गई है, अगर आरबीआई, हाईलाइट करेंगे दोस्त, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को पैसा लोन पर देता है तो उसके अगेंस्ट क्या लगता है, बैंक रेट। मैम वो तो रेपो रेट होता था, वो तो रेपो रेट होता था, वो शॉर्ट टर्म रेट होता था, ये है लॉन्ग टर्म रेट, ये है लॉन्ग टर्म रेट। आगे पढ़ के देखो, प्रेजेंटली आरबीआई डज नॉट एंटायरली कंट्रोल मनी सप्लाई वाया बैंक रेट। आज के टाइम पे बैंक रेट से नहीं होता पूरा सप्लाई, मनी सप्लाई का कंट्रोल कौन करता है आज के टाइम पर, रेपो रेट करता है मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल। तो फिर मैम आज के जमाने में बैंक रेट क्या रह गया है, आज के जमाने में बैंक रेट एक पेनल्टी रेट रह गया है अगर आप एसएलआर और सीआरआर एज पर रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं करते हो। फिर से मेरी बात को सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं सारी पिक्चर आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, पूरा फोकस यहां पे, मुझे पता है ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए प्लीज पूरा फोकस यहां पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एसएलआर सीआरआर जितना रिक्वायर्ड था, सुनो मेरे बात को, मैं आपको पिक्चर क्लियर करती हूं। मेरे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट है 100 की और मेरा एक्चुअल रिजर्व भी है 100 का। कोई गलत चल रहा है क्या, कुछ हिसाब किताब नहीं चल रहा, सब सही चल रहा है। रिजर्व रिक्वायरमेंट है 100 की पर एक्चुअल रिजर्व है 90। क्या 10 रुपए से शॉर्टेज है, अरे वो कहीं पे भी हो, सीआरआर में हो एसएलआर में हो, हम उससे कंसर्न नहीं है, सीआरआर हो या एसएलआर हो, अगर आपने 100 रखने थे 90 रखे, 10 रुपए से आप अंडर रिजर्व चल रहे हो, ऐसे केस में आरबीआई आप पे पेनल्टी ठोकेगी, किस नाम की, बैंक रेट के नाम की। सही है बात, ये पेनल्टी रेट है। और एक पेनल्टी रेट आप एमएसएफ पढ़ के आए हो, वो रेट कब का है, जब आपको इमरजेंसी में ऑन द स्पॉट लोन लेना पड़ रहा है और आपके पास एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन नहीं थे, इसी रिजर्व के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, अब आपको पेनल्टी रेट एमएसएफ के नाम का देना पड़ेगा। दोनों में फर्क समझ में आया प्लीज? हाँ, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आप लोग घर पे जाके इसके रट्टे मारो, सुबह 5 बजे उठो आंखें बंद करके तारों की छांव में, नहीं, वो काम नहीं करना। खबरदार, पाप चढ़ेगा अगर इकोनॉमिक्स को आपने लर्न करने की कोशिश करी। आई एम टेलिंग यू दोस्त, बच्चे कोशिश करते हैं, आप कर लो। आज से 20 लेक्चर्स बाद में आपसे पूछूंगी, बेटा कितना लर्न किया है, क्या फायदा हुआ? ई को लर्न करके नहीं निकलेगा पेपर। ऐसे ही बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं बेटा मार्क्स, आपको समझना पड़ेगा। मेरी क्लास में लॉजिकल जो एक थिंकिंग होती है ना, वो आपकी मुझे चाहिए। फिर से ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे। मैंने आपसे अब तक क्या बोला, मैंने कल से लेके अब तक आपके साथ ना कुछ रेट्स जो हैं वो मैंने स्टडी किए हैं, कुछ रेट्स मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। कौन से रेट्स हैं, ध्यान देना, पूरा फोकस यहाँ पे मैं टुकड़ों में पढ़ाऊंगी, फिर उसको हम रिवाइज करेंगे सो दैट एक बार के लिए पूरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में टिक जाएं। सुनिएगा, सबसे पहला रेट मैंने आपके साथ शेयर किया था CRR, फुल फॉर्म बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। कैश में रखना होता है विद RBI। SLR
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो खुद के पास रखना होता है, किस फॉर्म में? 3 फॉर्म्स में, कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कैसी? एनकम्बर्ड या अनएनकम्बर्ड? अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए, चार्ज क्रिएट ना हुआ हो। डन यहां तक। आज की क्लास में हमने नए रेट्स पढ़े। रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा रेट होता है? अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन लेने गए हैं एक्सेस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो रेपो रेट लगता है। आप उसको रीपरचेज कर लोगे आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, पर शॉर्ट टर्म के लिए। यही पैसा अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लेने गया है, अब रेट लगेगा बैंक रेट। अगर आपके पास सिक्योरिटीज में एक्सेस पैसा नहीं था, फिर भी आपको लोन चाहिए आरबीआई से, तो फिर कौन सा रेट लगेगा? पेनल्टी रेट, इमरजेंसी रेट, एमएसएफ के नाम का। और ये आपको कितनी जो है लिमिट देता है सिक्योरिटीज मोर्टगेज करने की? 1%। किसका? एसएलआर का या सीआरआर का? एसएलआर, पूरे एसएलआर के अमाउंट का, उसके सिक्योरिटीज वाले पार्ट का। पुराने जमाने का पॉलिसी रेट वाज बैंक रेट, आज के टाइम का पॉलिसी रेट इज रेपो रेट। मैम क्या क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा नया जमाना पुराना जमाना? हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। ये ना करे स्पेसिफाई, पर क्वेश्चन आपको हिंट देगा वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चंस जब हम करेंगे यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। आगे देखेंगे। और हमने और कौन से रेट किए? बस यही तो किया है। अच्छा एक और बताओ, पेनल्टी रेट अगर आपने सीआरआर एसएलआर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम बनाया है, वो भी बैंक रेट है। सो बैंक रेट की डेफिनेशन 2 जगह पे जाती है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स लेते हो फ्रॉम आरबीआई, और दूसरा अगर आप सीआरआर और एसएलआर से कम पैसा जमा रखवाते हो तो बैंक रेट लगा देता है आपका कौन? आरबीआई कमर्शियल बैंक पे। डन है ये बात? कैन वी मूव फर्दर? सोच लो। ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं, बता दो। ऊपर से तो नहीं जा रहा, दिमाग में घुस रहा है, ऐसा तो नहीं है इस कान में जा रहा है और यहीं से बाहर निकाल रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, ऑनलाइन थम्स अप प्लीज, समझ में आ रहा है? बैंक रेट तो देखो आज के टाइम पे सर है ही नहीं ना। ये आपका सीआरआर और एसएलआर अगर आप उस लिमिट पे नहीं लगाते हो, उस प्रिस्क्राइब लिमिट पे नहीं रखते हो, तभी लगता है। ठीक है, और आज के टाइम पे किसी भी बैंक्स को अलाउड ही नहीं है कि वो सीआरआर और एसएलआर से कम रखे, क्योंकि बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को भी तो पता है ना कि जो हमारी सरकारी प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं अगर उससे नीचे हम जाएंगे तो फिर अपने को रेट देना है, तो काहे को बैंक ऐसी गलती करेगा। सो बैंक रेट आज के टाइम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, बस ये किताबी कॉन्सेप्ट बन के रह गया है कि अगर आपने सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं किया तो हम आप पे बैंक रेट लगाएंगे। पर क्या हर बैंक को पता नहीं है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है? सबको पता है। ठीक है, और अगर ऐसा है भी तो यस एट अ हायर लिमिट पे वो लगता है, अपर लिमिट पे लगता है। ठीक है जी, सुनेंगे। रेपो रेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ जी अनुराधा। एमएसएफ थोड़ा बता दो, थोड़ा थोड़ा कितना बता दूं मैम? एमएसएफ थोड़ा बता दो, थोड़ा कितना? देखो एमएसएफ बता दिया, ये थोड़ा कितना होता है ये बताओ? थोड़ा बता दो, बताओ कैसी बातें करते हो। चलो थोड़ा सुन लो फिर। इमरजेंसी रेट होता है ऑन द स्पॉट, देन एंड देयर, इमरजेंसी में लोन चाहिए, आरबीआई के पास जा रहे हैं, आरबीआई कह रहे हैं ठीक है लोन ले लो, लाओ सिक्योरिटीज दो। हमने कहा सिक्योरिटीज तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो फिर वो क्या बोलता है आरबीआई? अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज नहीं है तो जो है उसका 1% आप इस्तेमाल कर लो, पर मैं रेट अब रेपो रेट नहीं एमएसएफ रेट लूंगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, रेपो रेट से ज्यादा एमएसएफ रेट होता है। चलिएगा सुनेंगे, फिर हम आगे की कुछ बातें करेंगे। नेक्स्ट चेक करिएगा, अगला आपके साथ शेयर करते हैं दोस्त। क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। किसी को पता हो ये क्या भला है? थोड़ा सा ट्राई मारना हो। पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करना, और कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ मॉडिफाई करना हो। पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करना कौन करेगा? आरबीआई। क्यों? सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्यों नहीं कर सकती? कहां से आवाज आई? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो फिस्कल में काम आती है, मॉनेटरी में नहीं आती। अच्छा, अब मेरी बात को सुनो।
परफेक्टली ओके। पर ना देखो, अजम्पशन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि मॉनेटरी पढ़ रहे हो तो फिस्कल पॉलिसी साइलेंट है, फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे तो मॉनेटरी साइलेंट है। यानी कि जब आरबीआई बोलेगा तो खामोश कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा तो खामोश कौन है? आरबीआई। पर क्या रियलिस्टिकली कोई एक खामोश होता है? नहीं। इकोनॉमी चलानी है, हमसे तो घर नहीं चलता। समझेंगे बात को। सो रियलिस्टिकली दोनों साथ में काम करते हैं। अगेन इकोनॉमिक्स को पढ़ने की अजम्पशन है दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज कांस्टेंट है, साइलेंट है। सो और अगर मैं मॉनेटरी की बात कर रही हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइलेंट है। अब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। मेरे पास दो आंसर्स आए। पहला आंसर क्या आया? मैम सिक्योरिटी सेल परचेज, ओके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। सुनेंगे आपसे जो मुझे सवाल का जवाब मिला, आपने मुझे बोला जनरल पब्लिक को सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहली बात तो सिर्फ सेल नहीं होता, बाय भी होता है। दूसरा आपसे जो मुझे सुनने को मिला कि मैम ये काम आरबीआई ही करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए आता है। बेटा ये एक्चुअल में काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, इसने ये काम आरबीआई को डेलीगेट किया हुआ है। ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये जो भी काम है मैं बताऊंगी, पर ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम है सरकार का ही, उसने डेलीगेट आरबीआई को किया हुआ है क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। तो हमने कहा आरबीआई तू ही संभाल ले ये काम भी, मनी मार्केट का तुमको अच्छे से ज़्यादा पता है। हम तो बजट बनाएंगे, फरवरी में बनाएंगे, नेक्स्ट मंथ बनाएंगे आपके साथ बजट। देखते हैं उस टाइम पे कौन सा चैप्टर चल रहा होगा। मेरी कोशिश रहेगी उन दिनों हम फिस्कल पॉलिसीज ही करें, बट स्टिल विल सी। आगे देखिएगा, अब सुनना मेरी बात को। क्या होता है ना बच्चा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है लोगों को सिक्योरिटीज बेचना और लोगों से सिक्योरिटीज खरीदना। इसमें सेलिंग भी आता है और बाइंग भी आता है। किसका? केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिस मार्केट में खरीदी बेची जाती हैं उसको हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। बुक में नहीं लिखा पर कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट तो पूछता है ना। जिस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। इसमें सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज ही होंगे, कोई प्राइवेट कंपनी का कुछ नहीं होगा, बॉन्ड कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे सिर्फ। जैसे मनी मार्केट है, जैसे कैपिटल मार्केट है, वैसी ये गिल्ट एज्ड मार्केट है। ये वाला काम, ये मार्केट को देख रेख करने वाला आरबीआई है और आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, अब क्या होगा? सोचने वाली बात है बेटा। मेरे पास ना कुछ सिक्योरिटीज हैं, मैं कौन हूं? मैं हूं आरबीआई। और हो क्या रहा है? आरबीआई का मकसद क्या है? आरबीआई का मकसद है मनी सप्लाई को आरबीआई का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को बढ़ाने का। मनी सप्लाई बढ़ाना यानी कि जनता में पैसा बांटना या उनसे और खींच लेना वापस। बांटना कब बटेगा? जब नई सिक्योरिटीज इशू होंगी या रिडीम होंगी, मतलब बाय या सेल। पैसा कब जाएगा लोगों के पास? जब ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को ये बाय कर ले। मैं आरबीआई और आप लोग जनता, आप सबके पास इको की बुक्स हैं, समझ लो वो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ये पूरी इकोनॉमी है। आपके हाथों में पैसा दूंगी, एवं दे दूंगी क्या पैसा? आपको कहूंगी ला पहले मेरी चीज वापस कर, लाओ मेरे को मेरी बॉन्ड्स वापस करो, मेरे बॉन्ड्स यानी कि आपकी इको की बुक्स लाओ मुझे वापस करो। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मैं आरबीआई, मुझे आपको पैसा बांटना है, तो मैं आपको अपनी दी हुई चीज ले लूंगी और आप कहोगे मैं एवं ही थोड़ी ना दे दूंगा, मैंने इस इको की बुक के लिए पैसा दिया था, लाओ पैसा वापस करो, मैं आपको पैसा दूंगी। तो यानी कि अगर मुझे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट मतलब एक जनरल पब्लिक, ओपन फॉर ऑल, मैं सिक्योरिटीज नई इशू करूं या ऑलरेडी इशूड को बाय करूं। क्या करना है? बाय करना पड़ेगा।
और वैसे ही अगर मुझे मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, लोगों से पैसा लेगा। कैसे लेगा, लालच देगा, बॉन्ड बेच रहा हूं, सस्ते में बेच रहा हूं, हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हम लालच में आएंगे, बॉन्ड हमसे खरीदे जाएंगे, आपसे पैसा खींच लूंगी। यानी कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेल किए जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ओएमओ इतना ही था। मेरा अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, इंस्टीट्यूट भी पूछेगा, पूछ चुका है। In order to suck liquidity from the economy, OMO will be directed at dash government securities, buying, selling, both, none. मैंने पूछा गया था वैसे, हाँ। In order to suck excess liquidity from the economy, RBI is directed at dash government securities, buying या selling. सक करना यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाना या कम करना, कम करना। कम करने के लिए क्या किया जाए, सेल किया जाए। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर पुट अप इन एग्जाम्स। अच्छा, फिर से, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, अब बाय या सेल, बाय या सेल, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, अरे मैंने अब इनडायरेक्ट पूछा, ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है, मुझे कम करना है, तो फिर से क्या करना है, सेल करो। इन ऑर्डर टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अब बाय करो। कर पाओगे ऐसे आंसर्स? यही है इंस्टीट्यूट की हिम्मत, इससे ज्यादा नहीं पूछता वो। सो इफ यू आर लॉजिकली स्ट्रांग, अभी तो मैंने आपको बुक से भी नहीं पढ़ाया और आपने मुझे आंसर्स दे दिए, ट्राई तो करो जरा। पेज 268 पर ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑनलाइन। फिर से बेटा बच्चा थम्स अप, समझाएंगे, मतलब बताएंगे कि समझ में आया। In order to control money supply, RBI buys and sells government securities in open market, और इस मार्केट का नाम होता है बेटा गिल्ट एज्ड मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट। ओके, these operations are conducted by central bank in the open market ऑन बिहाफ ऑफ GOI, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। जब आरबीआई, सोचेंगे प्लीज, सवाल का जवाब देंगे, आरबीआई सेल कर रहा है, सेल मकसद क्या है, मनी सप्लाई बढ़ाने का या कम करने का, सेल कर रहा है, बढ़ाने का या कम करने का, कम करने का। लिक्विडिटी इज सक्ड फ्रॉम द मार्केट, यानी कि मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड, आई मीन जो इंक्रीज हो रहा था वो कम हो गया। एंड एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंस जब आरबीआई बाय करेगा। क्लियर हो गया होगा? अब तो आगे पढ़ते हैं। द फॉर्मर इज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फॉर्मर सेलिंग वाला या बाय वाला, फॉर्मर पहले वाला, पहला ऑपरेशन क्या था, सेल कर रहे थे। तो जब हम सेल करते हैं, मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, यानी कि आर वी ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? यस। मनी सप्लाई कम करना यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाना, यानी कि एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी बनाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। The objective of OMO is to keep a check on temporary liquidity mismatches, जो temporarily बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई कम हो गया, इसको अगर आपको temporarily ठीक करना है तो एक टूल सरकार के पास, आरबीआई के पास, OMO का भी है। अब वो आरबीआई कह रही है यार काहे को, मुझको मान लो बाहर से पैसा बहुत ज़्यादा आया, लेटस से आपकी जो एप्पल है वो कहती है मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करूंगी मोबाइल फ़ोन्स की या किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे बताओ बाहर से आएगी तो पैसा तो अपने साथ लेकर आएगी, अब अपने साथ पैसा हमारी कंट्री में लाएगी तो मेरे यहाँ का मनी सप्लाई बढ़ गया, तो ये तो टेम्परेरी काम है ना। और इस टेम्परेरी काम को वो कह रही है मनी सप्लाई यार मेरा बढ़ गया, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सीधा रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ करती हूँ, क्या ज़रूरत है। वो कह रही है मैं CRR के साथ काम करती हूँ, क्या ज़रूरत है। तो ये टेम्परेरीली अगर आपको कुछ उतार चढ़ाव चाहिए, क्योंकि ये वाले रेट्स भैया दिस इज द फादर ऑफ ऑल द रेट्स, इसको चेंज करते ही पूरी इकोनॉमी में चेंजेस आ जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए अगर मुझे उतार चढ़ाव चाहिए, मैं OMO की मदद ले सकती हूँ, मैं बाइंग सेलिंग टेम्परेरी बेस पे कर सकती हूँ, बस ये वो वाली चीज़ है। क्योंकि इससे भी तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो ही जाएगा ना, ज़रूरी थोड़ी है कि RR या CRR या SLR या इन बाकी सारे रेट्स को ही चेंज करने की नौबत आए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। So
These operations are done to keep a track on temporary liquidity mismatches in the market owing to foreign capital flow. तो अगर बाहर से पैसा आ रहा है या ज्यादा हमारे यहां से चला गया तो मनी सप्लाई कम है, आ गया तो मनी सप्लाई ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे उसने फ्लो लिखा है ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, तो फ्लोज में तो दोनों ही फ्लोज होंगे। चला गया बाहर, आउटफ्लो हुआ, तो मनी सप्लाई कम हो चुका होगा, उसको बढ़ाने के लिए ये क्या करेगी, बाय कर लेगी। और अगर आया होगा तो मनी सप्लाई बढ़ गया होगा, कम करने के लिए सिक्योरिटीज को सेल कर देगी। क्लियर हुई बात? पक्का? श्योर? एक लास्ट रेट बता रही हूं, उसके बाद आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है जी, सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, वॉट इज दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट? सुनना मेरी बात को। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मान लो बेटा जी एक मशीन है, कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है, आपको घर खरीदना है, मशीन खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, पैसा नहीं है, बैंक के पास जाते हैं, बैंक पैसा दे दो। बैंक पूछता है कितने की चीज़ ले रहे हो? बैंक 1 लाख की चीज़ ले रहे हैं। क्या बैंक आपको पूरा 1 लाख रुपए सैंक्शन कर देगा, अप्रूव करेगा लोन? नहीं करता, कभी नहीं करता। इसने लोन आपको अप्रूव करके दिया, कितने का? केवल इसने अप्रूव किया 80,000 का। बचा हुआ 20,000 तो अभी भी कम है, ये 20,000 बायर अपनी जेब से डालता है। दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन अभी अक्षर बताया एडिशनल रिक्वायरमेंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है? अभी 20,000 की अपनी जेब से डालेंगे। इसका मुझे बता सकते हो वजह क्या होती होगी? थोड़ा सा ऐसे ही हम डिस्कस करें। सीए बनना है आपको, थोड़ा सा अगर हम बुकिश नॉलेज, ये जो हमारा बैंक है ये क्यों, उसके पास क्या, जिसके पास 80,000 है देने के लिए 20,000 नहीं होंगे क्या? फिर भी क्यों तुमको 20,000 कह रहे हैं अपनी जेब से डालो? हाँ जी, प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? कैसे? 20,000 मतलब उसने बचा लिया तो वो कहीं और लोन पे दे देगा, वो वाला उस हिसाब से? नहीं, तो वो तो मेरा बच्चा अगर पूरा 1 लाख रुपए का वो लोन दे देता और वो डिफॉल्ट कर देता है तो भी 1 लाख रुपए की चीज़ वो बेच देगा। रिकवरी जहाँ उसने 80 की करनी है वो 1 लाख की भी कर लेगा, बैंक है, ऑक्शन करा देगा। हाँ जी, ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि 80,000 को वो बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है, बैंक जो है, वो एक्सेस मनी जो है वो सक कर लिया इकोनॉमी से, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। परफेक्ट, गुड। और आगे दीजिएगा माइक। डिफरेंट आंसर था, सेम था? परफेक्ट। एक तो मुझे रीज़न मिल गया कि मैम 20,000 अगर अपनी जेब से वो डलवाएगा तो मनी को सक कर लेगा, लिक्विडिटी सक कर लेगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। परफेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या रीज़न होता है ना, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूं, जनरल ऐसे ही सोच के देखो बेटा। मैं ना घर खरीदती नहीं हूं, मैंने ना घर किराए पे ले लिया, मैंने घर किराए पे ले लिया, मैंने घर खरीदा नहीं। या चलो हम बैंक को बीच में लेकर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, मैंने बैंक को बोला बैंक मुझको ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए और मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम 1 करोड़ दे दो। बैंक कहते हैं ओके ले लो, मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, 1 करोड़ ले लो, मेरे को इंटरेस्ट दे देना। मैंने कहा हाँ ठीक है दे दूंगी इंटरेस्ट। मैंने 1 साल इंटरेस्ट दिया, मैंने 2 साल, मैंने तीसरे साल भी दिया, मैंने चौथे साल भी दिया, 5वें साल ना मैं फुर हो गई। समझो मेरी बात को, मैं फुर हो गई। मुझे दुख होगा, मुझे दुख होगा, क्या दुख होगा? 1 करोड़ जिस घर में मैं रह रही थी उस पर तो मैंने अपनी चवन्नी नहीं लगाई थी। मैं ये समझूंगी 4 साल से रेंट दे रही थी, इंटरेस्ट को रेंट मान के रह लूँगी। फिर कहीं और मेरा मन किया अरे ग्रेटर कैलाश रहेंगे, साउथ दिल्ली भी देख लें ज़रा, वहाँ का भी माहौल देख लें। फिर वहाँ के किसी बैंक के पास जाती हूँ, बैंक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, पैसा नहीं है, लोन दे दो। बैंक कहता लो। फिर मैंने 4 साल वहाँ रही, 5 साल रही, 2 साल रही, फिर मेरा मन भर गया, फिर मैं तीसरी जगह उठ के चली। आप ना ये चीज़ फील करके देखो, जब प्रॉपर्टी पे मेरे अपना पैसा ही नहीं लगा तो मैं इधर से उधर अगर भटकती भी रहूँ
तो क्या ही फर्क पड़ रहा है मैम, आपको इतने तो इंटरेस्ट दिया इतने सालों से उस घर में, अरे तो बेटा किसी को अगर मैं रेंट पे भी रहती तो रेंट भी तो देती, इसको रेंट समझ लूंगी। डिफॉल्टर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, हर कोई ऐसा ही करेगा। जो मैंने आपको तिगड़मबाजी दी वो आप भी लगा लोगे, मैंने आपको बताई, मैंने कहीं से सुनी, आपने सुनी, मैंने सुनी, आगे सुनाई, ऐसी तो बातें 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 इधर उधर जाएंगी ना, डिफॉल्टर्स बहुत हो जाएंगे। सो अगर आपका अपना पैसा उस पर लगा होगा ना, डिफ़ॉल्ट करने की थोड़ी सी तो मंशा कम होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर वही बात है कि अपना क्योंकि पैसा दिया है तो थोड़े सेंटिमेंट्स भी जुड़ गए हैं। अभी वो रेंट वालों का यही तो हिसाब हुआ है ना कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं, कुछ टाइम रहे जब तक ज़रूरत थी, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो गए, ये फिर वही काम चला करेगा। और अब आप सोच के देखो ना मेरा बेटा, अगर ऐसा हो जाए 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बैंक आज ऑक्शन करने चला भी जाए, तो कोई उसको खरीदेगा भी क्यों? ये वाली तो जो मैंने आपको सोच बताई, जो मैंने आपको खेल खेलना सिखाया, वो खेल हर कोई खेलेगा ना, कहेगा क्यों लेना है हमको ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्यों बैंक को 1 करोड़ रुपए दे, हम भी ऐसे ही लोन लेंगे 1 करोड़ का, हम भी उसके ऊपर 5 साल रहेंगे, हम भी उस इंटरेस्ट को रेंट मान के फिर किसी और जगह निकल लेंगे। कोई खरीदेगा ही नहीं ना, वो कहेगा क्यों 1 करोड़ रुपए फंसाना है जब पूरा का पूरा बैंक ही अप्रूव कर देता है लोन को। आप समझो, इकोनॉमी ऐसे चलती है, इकोनॉमी ऐसे नहीं चलेगी हमने सोचा और चीज़ें हो गई। वो वाला तो वैलिड रीज़न था, वो तो बिल्कुल है ही, हमने पढ़ना ही है, पर एक आउट ऑफ द वे जाके इकोनॉमी को समझने की जो मैंने आपको तरीका बताया, और भी रीजंस बहुत सारे हैं। लोग जानबूझ के भी लोन लेते हैं। लोग, आपने ना कभी देखा होगा, कभी सुना होगा, मेरे को लेटेस्ट से बेटा 5 लाख की 6 लाख की गाड़ी लेनी है। अरे जिसने गाड़ी लेनी है, क्या 6 लाख रुपए उसके पास नहीं होगा? 6 लाख रुपए होगा, मान के मैं चलती हूँ, चलो उसके पास 6 लाख रुपए, वो फिर भी वो 6 लाख की गाड़ी को ना लोन पे लेना पसंद करता है। वो कहते हैं मैं क्यों अपने पैसे को मैं लगाऊं, क्यों मैं अपनी जमा पूंजी तोड़ूं। एक उसका रीजन क्या होता है कि अगर आप बैंक के थ्रू चीजें खरीदते हो तो बैंक अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवाता है, तो हमको उस पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होती। अरे मैं मकान, ये तो 5 लाख की गाड़ी की बात है, अगर आप करोड़ों का मकान ले रहे हो ना, उसके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, रजिस्ट्री सही है या नहीं, लीज होल्ड आपका फ्री होल्ड है या नहीं है, वो सारी सिरदर्दी हमको, हम कोई लीगल डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते, हम कोई डेली का सेल परचेज का काम नहीं है। मैंने तो आज एक प्रॉपर्टी बनाई है, बड़ी मुश्किल से बनाई है, तो मुझको पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन चेक करेगा? हम कहेंगे हमारे बस का हिस्सा नहीं है, जानबूझ के चाहे थोड़ा सा लोन ले लेंगे पर बैंक को बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवाने की जिम्मेदारी बैंक की है ना। तो जब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो लोन, मुझे वो 20 लाख रुपए का पैसा था नहीं, जहां मैं 80 लाख रुपए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए दे सकती थी, वहां 20 लाख भी था, मैंने तो जानबूझ के लोन लिया है कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाए। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, कुछ टाइम के बाद मैं पूरा का पूरा अमाउंट भी पे कर दूंगी, मकान मेरा, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए। तो बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं लोन लेने के। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि पैसे की कमी है इसीलिए हम लोन ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक, मुझे ये बताइएगा, 1 लाख की मशीन, 80,000 का लोन अप्रूव हुआ, 20,000 रुपये मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम से जाना जाएगा। पर मेरा सवाल तो क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करूं या बढ़ाऊं? अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या किया जाए? कम या ज़्यादा? कम किया जाएगा। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में इस 20 की जगह ना 15,000 ही रखूंगी, ताकि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा उस बंदे के पास बच जाए और इकोनॉमी में फ्लो करे। समझ पा रहे हो? श्योर? ठीक है, आइएगा जरा एक बार पढ़ेंगे इसको। आरबीआई प्रिस्क्राइब्स अ सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल। तो आप अगर लोन ले रहे हो, कोलेट्रल में आपको कुछ रखना है, विच इन टर्न इम्पैक्ट्स द बोरोइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। यानी कि आप मुझे बताओ, अगर ये मार्जिन ज़्यादा हो जाए तो लोग बोरो कम करेंगे या ज़्यादा? अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा, लोग कहेंगे यार अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देना है, अगर होता तो हम लोन ही क्यों लेते। बोरोइंग कम हो जाएगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। लोन नहीं मिल रहा ना, समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात। आगे देखेंगे, अच्छा इसका उल्टा भी ले लो, अगर मुझे मार्जिन कम कर दिया मैंने, तो अब लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अब लोग क्या कहेंगे, सोच के देखो, अगर मैंने मार्जिन को कम कर दिया, लोग कहेंगे यार चल अपनी जेब से 15,000 ही तो देना, लोन से चीज़ मिल जाएगी, लोन ले लेते हैं। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई उस केस में बढ़ जाएगा।
समझ पा रहे हो? सो बोरोइंग हैबिट्स में तो दोनों तरह से आता है, लोन लेना और लोन ना लेना. व्हेन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर रेज्ड बाय आरबीआई, रेज चेक करते हैं क्या हमने सही पढ़ा है, रेज्ड बाय आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स विल बी एबल टू बोरो लेस. तो जो पढ़ा वही लिखा है. क्लियर है ये बात? एंड वाइस वर्सा. डन है बात? कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस प्लीज? हाँ, लिखेंगे रजिस्टर्स में क्रक्स, मार्केट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डू वी हैव चॉकलेट्स? मंगवा दीजिए. ठीक है, सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा. मनी सप्लाई, increase, decrease. Okay. Rates, CRR, SLR, RR, RRR, OMO, margin requirement. Take your own time, टेबल को फिल करो कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो CRR बढ़ेगा या कम, इंक्रीज डिक्रीज ये आपको लिखना है, चाहे एरोस की मदद से, अपवर्ड डाउनवर्ड एरो. इस टेबल को कंप्लीट करें. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. खुद से करेंगे. आपको समझ में आया ना करना क्या है? हाँ, शैल आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? इंक्रीज डिक्रीज, मेरा मकसद मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करने का है तो CRR कम करूँ या ज़्यादा, आप वहाँ लिखेंगे. ऐसे ही अगर डिक्रीज करने का है तो CRR कम करूँ या ज़्यादा, आप वहाँ लिखेंगे. करेक्ट है? समझ में आया? टेक योर ओन टाइम. 5 मिनट तो मैं दे रही हूँ. इफ़ यू वांट मोर टाइम करेंगे. अगर ये पूरा टेबल करेक्ट है, आई बेट यू कॉन्फिडेंस आपका अल्टीमेट हो जाएगा. इससे सवाल ज़रूर आएगा. और जिसका हो जाए ना, प्लीज़ यहाँ आके इस पे एरोज बना देना. और आएंगे ज़रूर, मौका मिलता है अपना स्टेज फियर. देखो बच्चा, ये ना माइक को पकड़ने में ना हाथ कांपते हैं. स्टेज फियर वाकई, हाँ एक ही चाहिए. स्टेज फियर वाकई एक जो है ना कुछ है जिससे बच्चे घबराते हैं. सो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. कोई भी आओ, गलत आंसर देके जाओ, ह्यूमिलिएशन नहीं होगा. मैं हेल्प करूँगी, पर आपको यहाँ पर आके ये पेन यहाँ चलाकर जाना है. जिस पे सॉल्व करोगे वो रजिस्टर साथ में ले आना चाहिए. एक दूसरे से बात नहीं करोगे. जब हो जाए तो खुद ही बता देना मैम हो गया. नेक्स्ट टाइम आए. आ जाओ आ जाओ. बैठो बैठो, आराम से बैठो. आप लोग अपना भी चेक करिएगा. चेक करेंगे क्या सही है. रुको एक बार चेक करेंगे. बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो. चेक करेंगे सही है या गलत है. एक बार देखते हैं. ठीक है, लेट अस सी. मेरा ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का. CRR क्या करूं? CRR कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, बैंक्स के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा लोन पर देने के लिए. करेक्ट है? और इधर अपवर्ड एरो. करेक्ट है? करेक्ट है. आगे देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं. SLR की बात करें, जितना SLR
कम होगा तो हम रिजर्व्स में कम रख पाएंगे, ज़्यादा पैसा लोन्स अवेलेबल करवा देंगे। तो कम पैसा लोन्स अवेलेबल इंक्रीज, यहाँ पे उसका ऑपोजिट। डन है, चलेंगे आगे। रेपो रेट, ये वो रेट जो आरबीआई को मिलता है जब वो पैसा कमर्शियल बैंक को लोन पर देता है। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या मुझे कमाई, आरबीआई को कमाई ज़्यादा करनी चाहिए इंटरेस्ट के रूप में या नहीं? बताओ ना। अगर मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है तो मुझे रेपो रेट, रेपो तो वो रेट है ना जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करेगा, ज़्यादा पैसा अगर आरबीआई को दे देगा रेपो रेट के नाम का, तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ा पाएगा जब आगे लोन के लिए पैसा नहीं बचेगा? तो मुझे बताओ, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट को कम करना है, करेक्ट है? करेक्ट है, यहाँ बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स रेपो रेट? ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। अब आप चेक करेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। मनी सप्लाई को बेटा बढ़ाना है। मुझे बताओ, अगर ये पैसा आरबीआई को ज़्यादा देगा तो ज़्यादा आप दे पाओगे लोन्स पे, तो क्या ये बढ़ेगा? सबने यही किया है, श्योर? किसी ने नहीं बोला। कम क्यों होगा? फिर से, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा, फिर से आपने जो बोला कम है, पहली बात तो ये मेरा आरबीआई, ये मेरा बैंक है, करेक्ट? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बैंक को देता है, करेक्ट? पहले दे रहा था 5% पे, अब दे रहा है 6% पे। अब बताएंगे आगे। एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। अगर बेटा जी एक्सेस फंड्स आपके पास अवेलेबल है, देखो इसके ना दो आंसर्स हैं, जो आप लोगों ने दिए वो भी करेक्ट है और जो मैं बता रही हूँ वो भी करेक्ट है, जो उनकी सोच है। सो अभी एग्जाम में हम कैसे जाएंगे? क्वेश्चन विल स्पेसिफाई। जहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ क्वेश्चन आपको डिटेलिंग दे देता है, या तो आइदर होगा, बोथ होगा, या एक ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आपको हिंट मिल जाएगा। समझेंगे उनकी सोच क्या है। अगर रिवर्स रेपो रेट कौन सा होता है कि जब हम अपने एक्सेस पैसा फंड्स डिपॉजिट करवा देते हैं, किसको डिपॉजिट करवा देते हैं? आरबीआई को। अगर बेटा आरबीआई आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देने का लालच देगा तो फिर तो कमर्शियल बैंक सारा पैसा आरबीआई को दे देगी ना, कि ले भैया तू ही संभाल ले मेरा पैसा। और सोचने वाली बात है बच्चा, मैम मान लो लोन का रेट ज़्यादा है, हाँ बेटा लोन का रेट ज़्यादा तो होगा, पर आप ये भी तो सोच के देखो ना, लोन जनरल पब्लिक को देगा, वहाँ डिफॉल्ट के ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे पैसा आरबीआई को कम से कम सेफ कस्टडी में तो पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? सो यहाँ पर दिस वुड बी दी आंसर। करेक्ट है, ये बात समझ में आई? आगे चेक करेंगे, ओएमओ से इंक्रीज करना है तो बाय करेंगे, डिक्रीज करना है तो सेल करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा। करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपके लिए। थैंक यू, अब जा सकते हैं। ठीक है जी, आइएगा ज़रा क्वेश्चंस पर आएंगे एक बार ज़रा हम क्वेश्चंस पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आ जाओ। आओ बेटा, 5th क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। करेंगे, आराम से पढ़ो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टुमारो आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर।
इस आंसर के साथ जाना बच्चा, जो मैंने बताया है उसके साथ जाना, इफ़ नथिंग इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन काइंडली गो विद द आंसर दैट आई हैड टोल्ड यू। करेक्ट है ये बात, आपका भी सही था, पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव सही था, पर इंस्टीट्यूट लॉजिकली उसको करेक्ट मानेगा इफ नथिंग इज स्टेटेड। करेक्ट, चल करेंगे, बताएंगे जरा फिफ्थ का आंसर क्या है। ऑप्शन ए, फिफ्थ का आंसर आप कह रहे हैं ऑप्शन ए, लेट अस चेक, डिफ्लेशन है। बताओ बेटा, ऑलरेडी मनी सप्लाई कम है या ज्यादा? कम है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बढ़ाने का। मुझे हर जगह CRR दिख रहा है, CRR को क्या करूं, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? चेक करते हैं, CRR रिड्यूस कर दो ताकि ज्यादा पैसा आप दे पाओ और मनी सप्लाई बढ़ जाए। सही है, आगे चलेंगे जरा, नेक्स्ट आइएगा जरा, 7th क्वेश्चन देखेंगे, या रुक जाओ, अभी मैंने आपको LAF नहीं बताया। 8th क्वेश्चन करो। डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल्स collateralized short-term borrowings and lending through sale purchase operations in debt instrument। बोलो बेटा, OMO गलत। सेल परचेज हम उसमें किसका करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। लोन इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। डेट इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल, प्रॉमिसरी नोट, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर बोरो किया जाता है तो क्या पे करते हैं? रेपो रेट। यहां ऐसे गलतियां होती हैं। सो इफ आई हैव टोल्ड यू कि OMO गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है तो उसी में होता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन गलत ऑप्शन है वो। समझ पा रहे हो आप मेरे दोस्त? पक्का? चले आगे, चलिएगा नेक्स्ट आइएगा बेटा, 9th क्वेश्चन करके देखो एक बार। इन इंडिया पॉलिसी रेट रेफर्स टू, आज के टाइम का पॉलिसी रेट कौन सा है? रेपो रेट। आंसर बोलो, डी या सी? फिक्स्ड रेपो रेट कोटेड फॉर सिक्योरिटीज ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ LAF, फिक्स्ड रेपो रेट कोटेड फॉर सिक्योरिटीज ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ MSF। MSF क्या पॉलिसी रेट कहलाएगा? MSF तो पेनल्टी रेट था इमरजेंसी के लिए। सो सी इज द आंसर। क्लियर है? लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो 9th का सी। करेंगे बेटा 10th क्वेश्चन। रिवर्स रेपो ऑपरेशंस टेक्स प्लेस व्हेन, ए कर लो, सारे कर लो। RRR कौन सा रेट होता है? जो RBI बैंक्स को पे करता है, यही होता है। सो RBI बोरो कर रहा है पैसा, एज सच बोरो नहीं कर रहा है वो, हम खुद ही अपने एक्सेस फंड्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, बस वो लैंग्वेज यूज ऐसे उस तरीके से उस लाइन को बना दिया गया है। नेक्स्ट आइएगा दोस्त, करिएगा 12th क्वेश्चन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग सेलिंग ऑफ, यही मैं आपसे बोल रही थी। डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, BOE, कुछ भी हो सकता है, पर OMO सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कंसिडर करता है और कुछ नहीं कंसिडर करेगा। आगे आइएगा जरा, 14th क्वेश्चन करेंगे, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। In order to influence spending on the goods and services in short term, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कौन सा होता है? इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट के अलग अलग टाइप्स आपने कर ही लिए हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, आपका MSF, बैंक रेट, पॉलिसी रेट, ये सब चीजें करेक्ट है। चलो थोड़ा सा हम 1-2 सवाल और आपके साथ चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इफ द सेंट्रल बैंक कंडक्ट्स ओपन मार्केट परचेज, परचेज किया है तो मनी सप्लाई क्या होगा? आंसर क्या होगा? मुश्किल है ये क्वेश्चंस, पता है एडिशनल कौन से हैं? दीज आर योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। सो अब आप अगर ये आंसर्स कर रहे हो ना, इसका मतलब आप एग्जाम के सवाल कर रहे हो।
अब आप देखो एग्जाम का लेवल क्या है, क्या हरकतें करता है। इंस्टीट्यूट को लग रहा है पेपर मुश्किल है, लग क्या रहा है, देखो आईसीआई अगर पेपर बना रहा है तो एक अच्छे लेवल पे ही बना रहा है, पर अब आप अपना लेवल देखो, क्या आईसीआई के लेवल से ऊपर की तैयारी की है आपने अभी तक? मैं आपको और हिंट देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन करो, करेक्ट बताओ कौन सा है? एमएसएफ रेट इक्वल्स टू रेपो रेट प्लस 1, जो भी रेपो रेट होगा उससे तो ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा या 1% ही ज्यादा होगा? उससे ज्यादा होगा। अच्छा आगे करके बताओ, जरा मुझे फोर्थ क्वेश्चन करके बताओगे? ये रुक जाओ, फोर्थ रुक जाओ, आप मुझे फिफ्थ क्वेश्चन करके बताओ। अभी हम थोड़ा जिसमें कम सोचना है ना वो कर लेते हैं, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस, मनी राइजेस यानी कि मनी सप्लाई को आपको बढ़ाना है, कब बढ़ेगा? जब ए बी सी डी, जब रेपो रेट गिरेगा। ये एग्जाम का लेवल है, आर यू एबल टू डू? हाँ चलो एक और करो, फिर सिक्स्थ करो। व्हेन सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू एक्सपैंड द क्रेडिट, क्रेडिट एक्सपैंड करना यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाना, क्या करेगी बेटा वो? सिक्स्थ का आंसर ऑप्शन डी, चेक करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगी। मुश्किल है, एग्जाम का कर रहे हो, देख लो लेवल आपके सामने है। चलो एट्थ कर दो, नाइन्थ कर दो, टेंथ कर दो, बस छोटे छोटे से हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग दोस्त, कौन सा था रीडिस्काउंटिंग रेट? बैंक रेट। क्या बच्चा बुक में कहीं लिखा था रीडिस्काउंटिंग रेट? याद करो, बैंक रेट के आगे कहीं पे भी रीडिस्काउंटिंग वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था, नहीं लिखा था बेटा। रीपरचेज अग्रीमेंट्स लिखा है रेपो रेट में, रीडिस्काउंटिंग रेट तो लिखा ही नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया है। ये इंस्टीट्यूट आपको फंसा रहा है। अब बताओ, जिसने रीडिस्काउंटिंग बैंक रेट का पूरा पीछे से बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पढ़ी होगी उसके लिए तो पेपर मुश्किल ही है। आप कहोगे पेपर आसान है बिकॉज यू पीपल न्यू इट कि रीडिस्काउंटिंग रेट आज के टाइम पर नहीं लगता है, पर जब लगता था तो वो बैंक रेट होता था। चलो नाइन्थ करो जल्दी से। In order to influence spending on goods and services short run, dash is directly directed at interest rate। किसका टूल है? मॉनेटरी पॉलिसी का। अभी पहले उसने यहां मॉनेटरी लिख के दिया था तो इंटरेस्ट आपसे पूछा, अब एग्जाम में उसने उल्टा कर दिया। क्या ये चीज आपको अब तक याद है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर टूल इंटरेस्ट रेट है? वो कैसे भी पूछे इंटरेस्ट रेट किसका टूल है या मॉनेटरी पॉलिसी का क्या टूल है। लास्ट कर दो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आरआरआर कौन सा रेट होता है, कब लगता है? जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, मार्क करो कौन से घर से करके लाओगे। 13th, 14, 15, 16 मत करना, 16 मत करना। करो जरा आगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, रुक जाओ 27 नहीं 28 करिएगा, 31 ये कर लीजिए। ट्राई करना, हम फिर डिस्कस करेंगे टुमारो। कोशिश चैप्टर को ख़त्म करने की, बिकॉज अब एक मेजर पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब टॉपिक्स आपके लिए समझने आगे के आसान है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।